हाँ भाई, कैसे हो? अब बताओ, आवाज आ रही है? कैसे हो? बिंदास हो, जबरदस्त हो या नहीं? ऑल परफेक्ट। यस। ऑलवेज, हमेशा परफेक्ट ही रहना चाहिए। हम्म। चलो, ठीक है। सब कुछ परफेक्ट है। ऑल इज वेल। टेलीग्राम पर आज है ना, वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे कोई एक दिन होता है, बताया था मैं तुम्हें। ठीक है। हाँ, ऑडिबल अब होना भी चाहिए, विजिबल भी होना चाहिए। ऑडिबल भी होना चाहिए, अब विजिबल भी होना चाहिए। खुश रहो बेटा, खुश रहो। गौतम। वंशज गौतम। ओके। ठीक है। तो बस बिंदास रहो। ठीक है। मस्त रहो। अपने टारगेट को अचीव करो। ठीक है। एक्चुअल में दिसंबर स्टार्ट हो गया है, और कहते हैं ना कि जब युद्ध होता है तो उसका बिगुल बजता है, तो बस वही कंडीशन है। तो दिसंबर का मतलब है कि यार, समझ रहे हो, ठंडी से भी लड़ना है। और एक्चुअल में सही मायने में अब असली दौड़ स्टार्ट हो रही है, जो लास्ट वाला टाइम होता है ना। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, और अप्रैल। ये 5 महीने बहुत निर्णायक होते हैं। उनमें भी लास्ट के 3 महीने बहुत अल्टीमेटिव होते हैं। ठीक है। तो क्लियर है बिल्कुल? तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर हमारा चल रहा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में लेक्चर नंबर हमारा थर्ड है। और आज हम इम्यूनिटी खत्म कर लेंगे पूरा। यस, पूरा इम्यूनिटी खत्म हो जाएगा। और डिसीज वाला पार्ट हम आज इनिशिएट कर देंगे। यस, हाँ, ठीक है। डिसीज वाला पार्ट हम इनिशिएट कर देंगे आज। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून बेटा। कौन है भाई? अच्छा, एक मिनट। ठीक है। ओके। अच्छा, हाँ, टेस्ट का रिजल्ट नहीं लगा इसके अंदर। रिजल्ट तो आ गया था, पर लगा नहीं है। ओके। चलो, मैं इसको लास्ट में डिस्कस करता हूँ फिर मैं। ठीक है, इसमें लगा नहीं है, मैं लगा दूंगा आगे। तो पहले रिवीजन करा देते हैं। कल मैंने आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी करा दिया था पूरा। कल से पहले जो लेक्चर था उसमें मैंने इन्नेट इम्यूनिटी कराया था, और कल हमने बात की थी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है। और बताया था मैंने इन्नेट और एक्वायर्ड में डिफरेंस क्या होता है। भाई, इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है नॉन स्पेसिफिक होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है। क्लियर है? इन्नेट इम्यूनिटी की बात करता हूं, एक्सटर्नल भी होती है, इंटरनल भी होती है, पर एक्वायर्ड ओनली इंटरनल होती है, जो स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक का मतलब है हर पैथोजन के लिए एक खास टाइप का इम्यून सिस्टम है, हर पैथोजन के लिए। मैं देख पा रहा हूं या नहीं देख पा रहा? ठीक है। नहीं नहीं नहीं, याद रहेगा, टेंशन मत करो। ठीक है, इस पर लगाया नहीं है मैं, यहाँ मोबाइल पर वो आ गया है लिंक, उससे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन को, पूरा टाइम होगा मेरे पास। ठीक है। तो फिर मैंने बात की थी एक्वाइड की। भाई, जैसे हमने इननेट की बात की थी, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में डिफरेंशिएट किया है।
फर्स्ट लाइन का मतलब है एक्सटर्नल, जिसमें फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर आते हैं। सेकेंड लाइन का मतलब है इंटरनल, जिसमें सेलुलर और साइटोकाइंस और आप कह सकते हो फीवर और इन्फ्लामेटरी बैरियर भी इसमें इंक्लूड होते हैं। जबकि थर्ड लाइन के अंदर बात करते हैं, स्पेसिफिक है, एक्वाइड है, ठीक है। और स्पेसिफिक का मतलब है हर पैथोजन के लिए खास टाइप का इम्यून सिस्टम, यानी वहां डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी। भाई जहां पर भी स्पेसिफिसिटी होती है वहां डाइवर्सिटी होती ही होती है। और ध्यान रखना है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेमोरी बेस्ड है, क्योंकि वैक्सीन इसमें आता है। वैक्सीन तुम क्यों लगवा रहे हो? भी आज मैं वैक्सीन लगवा रहा हूं जिसके फ्यूचर में वो इन्फेक्शन ना हो मुझे, क्लियर है? यानी कहीं ना कहीं उसकी मेमोरी मेरे अंदर जनरेट हो रही है, ठीक है। और जब इस इम्यून सिस्टम की बात करते हैं जो स्पेसिफिक है, हर किसी को पहचानता है, ये अपना है ये पराया, समझ रहे हो, ये गधा या घोड़ा, ठीक है। तो नो डाउट उसके पास एबिलिटी होगी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ और नॉन सेल्फ, ये एबिलिटी रखता होगा, ठीक है। वो जानता है ये अपना है ये पराया, अपने को छोड़ना है पराये को मारना है, ठीक है, उसके अगेंस्ट रिएक्ट करना है। तो ये एबिलिटी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। सेल्फ है नो रिस्पॉन्स, नॉन सेल्फ है रिस्पॉन्ड करेगा ही करेगा। हाँ, अब ये रिस्पॉन्स जो होता है वो दो टाइप का हो सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मैंने बताया था जब भी कोई पैथोजन फर्स्ट टाइम आपकी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, यस, कोई भी पैथोजन जब फर्स्ट टाइम बॉडी में एंटर करता है, पैथोजन फर्स्ट टाइम बॉडी में एंटर करता है, तो उसका इंटरेक्शन बी लिम्फोसाइट के साथ होता है, ठीक है, यस, एनकाउंटर होगा बी लिम्फोसाइट के साथ। तब बी लिम्फोसाइट दो सेल में डिवाइड होते हैं, मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल। मेमोरी सेल फ्यूचर में काम आएंगे क्योंकि मेमोरी जनरेट हो गई, प्लाज्मा सेल करंटली एंटीबॉडी फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। जब सेम एंटीजन, ध्यान रखना, अगर एंटीजन चेंज हो गया या पैथोजन चेंज हो गया या पैथोजन का स्ट्रेन चेंज हो गया, तो वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स ही कहलाएगा। हाँ, पर सेम एंटीजन यदि सेम स्ट्रेन वाला सेम एंटीजन अगेन एंटर करता है बॉडी के अंदर, तो इस बार उसका इंटरेक्शन बी लिम्फोसाइट के साथ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो सेम एंटीजन है तो उसके मेमोरी सेल पहले से बने हुए थे। तो इस बार जो इंटरेक्शन होगा वो मेमोरी सेल के साथ होगा। किसके साथ होगा? मेमोरी सेल के साथ होगा। और तब जाकर के वही मेमोरी सेल तुरंत प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएंगे, डिवीजन नहीं होगी, कन्वर्जन होगा। और कन्वर्ट होते ही वो तुरंत एंटीबॉडी फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। जब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है तो आईजीएम थोड़े से ज्यादा बनते हैं और पहले बनते हैं, ठीक है, पर लो इंटेंसिटी के साथ बनते हैं। हाँ, जब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है तो आईजीजी बनते हैं एनामिनेस्टिक इफेक्ट के थ्रू, बहुत ज्यादा, समझ रहे हो, हाँ, बहुत ज्यादा मात्रा में बनते हैं। आईजीएम कंपेरेटिव लगभग उतने ही जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बनते हैं। तो इंटेंसिटी यहां पर क्या है? हाई इंटेंसिटी है, क्लियर है। तो मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया था बहुत अच्छी तरीके से ग्राफ के थ्रू, ठीक है। आईजीएम थोड़ा पहले बनते हैं कंपेरेटिव आईजी से, इनिशियल 14 डेज में ये काम हो जाता है, ठीक है। जब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है इसमें ही 14 डेज में ही होता है, इसमें आईजीजी बहुत ज्यादा एनामिनेस्टिक इफेक्ट दिखाते हैं, आईजीएम लगभग उतने ही, ठीक है। यहां पर मैंने बताया था बी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व होते हैं या मेमोरी सेल इन्वॉल्व होते हैं, ये लो इंटेंसिटी के साथ बनते हैं या हाई इंटेंसिटी के साथ बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, सही दिमाग में सेट हो गया होगा। फिर मैंने एंटीजन को क्लासिफाई किया था, भी एंटीजन क्या होते हैं? एनी फॉरेन पार्टिकल जिसका मोलिक्यूलर वेट कम से कम 10,000 डाल्टन या से ज्यादा हो, समझ रहे हो। हाँ, वो प्रोटीन हो तो बहुत बढ़िया, कार्बोहाइड्रेट हो तो बहुत बढ़िया, पर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के अलावा अगर वो लिपिड या न्यूक्लिक एसिड होता है तो हो सकता है, पर बहुत बढ़िया नहीं है। ये बेस्ट होते हैं, ठीक है, नेचर के अंदर, ठीक है। फिर बात की थी मैंने उसमें एंटीजेनेसिटी हो, साथ में इम्यूनोजेनेसिटी हो। एंटीजेनेसिटी नाम में छुपा है, रट्टा नहीं मारना है। एंटीजेनेसिटी एंटीजन का एंटीबॉडी से इंटरेक्शन, एंटीजेनेसिटी यानी उस एंटीजन की बी लिम्फोसाइट से बाइंडिंग एबिलिटी होनी चाहिए, तब वो अच्छा एंटीजन है। हाँ, कभी कभी बाइंडिंग हो जाती है, पर उन बी लिम्फोसाइट को इतना किक नहीं मिलता कि वो डिवीजन करके प्लाज्मा सेल बना दें, ठीक है, यानी एंटीबॉडी फॉर्मेशन कर दें, ठीक है। अगर उनकी बाइंडिंग इतनी जबरदस्त तरीके से होती है, किक इतनी जबरदस्त तरीके से मिलती है कि उनका सेल डिवीजन स्टिमुलेट हो जाता है और प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन होता है जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन करते हैं। और एंटीबॉडी को बोलते हैं इम्यूनोग्लोब्युलिन, ठीक है, यानी ऐसा हिट जो इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर्मेशन को इंड्यूस करे, इसको बोलते हैं इम्यूनोजेनेसिटी, क्लियर बिल्कुल।
इम्यूनोजेनेसिटी। तो भाई एंटीजेनेसिटी भी होनी चाहिए और इम्यूनोजेनेसिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एंटीजेनेसिटी हो और इम्यूनोजेनेसिटी ना हो, ऐसा हो सकता है। छोटे एंटीजन ऐसे ही करते हैं, बाइंड तो कर जाते हैं पर एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं कर सकते। बट कई बार, पर कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इम्यूनोजेनेसिटी और एंटीजेनेसिटी ना, उल्टा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इम्यूनोजेनेसिटी है का मतलब है परफेक्ट बाइंडिंग हुई होगी, यानी एंटीजेनेसिटी तो होगी। यहां तक कोई डाउट? ये प्रॉपर्टी, ये मतलब वो प्रॉपर्टी है ना, जो तुम कोई रिसर्चर बैठा हो, एमबीबीएस पीजी किया हो, कोई डॉक्टर बैठा हो, कोई प्रोफेसर बैठा हो आपके सामने, और वो एंटीजन की डेफिनेशन पूछे, 5 लाइन बोल देना, ठीक है, गले से लगा लेगा तुम्हें। नहीं आया क्या? हाँ, जबरदस्त बेटा, तूने जबरदस्त तरीके से बोला। राहुल कुमार, गुड आफ्टरनून, आ जाओ फटाफट। चलो क्लियर है बिल्कुल, एंटीजेनेसिटी भी समझ में आ गई, इम्यूनिटी। अब बात करते हैं हम एंटीबॉडी। भाई एंटीबॉडी क्या होते हैं? एंटीबॉडी का मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन। कौन बनाता है? अभी बताया ना, प्लाज्मा सेल। किस नेचर के होते हैं? भाई ये ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं, यस। तो इनमें कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है? भाई 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, ठीक है। कितनी होती है बेटा? 4। 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन। एनसीईआरटी के डायग्राम में भी देखा रखा है हैवी और लाइट चेन। अच्छा, ये चेन, ठीक है, इंटरनली डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू स्टेबल होती हैं। इंटरनली डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू स्टेबल होती हैं, सेपरेट सारी चेन, ठीक है। और ये चेन आपस में जुड़ती भी डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू हैं, ठीक है। जैसे 2 हैवी चेन के बीच में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, और हैवी और लाइट के बीच में भी 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, और टोटल 16 यानी 12, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी के लिए। और 4 जो है वो इन चारों चेन को बाइंड करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो टोटल 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं बिटवीन हैवी एंड हैवी, ठीक है, 2, और बिटवीन लाइट एंड हैवी अगेन 2। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गए। क्वेश्चन आ सकता है भाई, ये पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब प्रोटीन की चेन, तो उसके 2 छोर होंगे, एन छोर, सी छोर। नहीं आया क्या? हाँ, एन छोर, सी छोर, यानी एन टर्मिनस, सी टर्मिनस। एन टर्मिनस हमेशा वो टर्मिनस होता है बेटा जिसमें वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। जैसे चाबी होती है, चाबी का आगे का पार्ट जो होता है इंटीरियर पार्ट, उसमें ग्रुप्स होते हैं, दरारें, ठीक है, खांचे, वो हर चाबी के अलग अलग होते हैं। ऐसे ही यहां पर ये वेरिएबल रीजन होते हैं, इनमें अंतर होगा हर एंटीबॉडी के अंदर, पर कांस्टेंट रीजन सबके सेम ही रहते हैं सारे एंटीबॉडी के, ठीक है। तो एन टर्मिनस पर वेरिएबल रीजन होता है, सी टर्मिनस पर कांस्टेंट रीजन होता है। सी टर्मिनस किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाइंड कर लेते हैं, पर एन टर्मिनस हमेशा एंटीजन से ही बाइंड करेगा, क्योंकि एन टर्मिनस के ऊपर लगे होते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट, यानी पैराटोप्स। तो पैराटोप्स कहां होते हैं बेटा? ये पैराटोप्स है, मैं लिख देता हूं, ये क्या है? पैराटोप्स। ये क्या नजर आ रहे हैं? पैराटोप्स। तो हमेशा जो बाइंडिंग होती है एपिटोप और पैराटोप की होती है। यहां तक क्लियर होगा? यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब फिर हमने बात की, सर ने सुना है कि आईजीए नाम की एंटीबॉडी भी होती है, आईजीजी भी होती है, आईजीएम भी होती है। सर इतने टाइप की एंटीबॉडी होती हैं, तो मतलब मेनली इनका फंक्शन क्या है, कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, कहाँ मिलती हैं ये, और इतने टाइप किस बेस पर हैं? तो भाई ध्यान रखना, इनमें जो हैवी चेन होती है वो 5 प्रकार की होती हैं। यस, हैवी चेन 5 प्रकार की होती हैं, गामा, ठीक है, अल्फा, म्यू, डेल्टा, एप्सिलॉन। उसके बेस पर एंटीबॉडी को भी हम 5 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई। इनका बढ़ता हुआ क्रम मैंने दिखाया यहाँ पर। मैक्सिमम आईजीजी होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, मिनिमम आईजीई होते हैं, क्योंकि ये एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैं आज एलर्जी में इसको क्लियर भी करूंगा, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग ऑर्डर ध्यान रखना, परसेंटेज याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है परसेंटेज। परसेंटेज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको परसेंटेज। चलो, अब आज का टारगेट है कि टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के प्रकार। भैया एंटीबॉडी किसके आधार पर? हैवी चेन के बेस पर हमने इसको क्लासिफाई किया है। तो टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी, तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टली करा रहा हूं, बहुत डिटेल में कराने की जरूरत नहीं है।
टाइप्स। सबसे पहले मैंने बात की थी हैवी चेन क्या है, गामा, तो क्या बोलेंगे इसको, आई जी। कितना परसेंट होते हैं जी 80%। आईजीजी की बात करूं तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मोनोवेलेंट स्ट्रक्चर। मोनोवेलेंट का मतलब है सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ऐसा ऐसा, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन वाला स्ट्रक्चर होगा, इसको मोनोवेलेंट कहते हैं। चलो फिर मैं बात करूंगा यहां पर अल्फा। अल्फा का मतलब क्या हो गया, आई जी ए। कितनी होती हैं, 10 से 15% के आसपास। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डाई बैलेंट। डाइवेलेंट का मतलब क्या होता है, दो, अरे भाई, डाइवेलेंट का मतलब क्या होता है, दो वाई शेप स्ट्रक्चर आपस में जुड़े होते हैं, एक दो, ऐसे वाई शेप स्ट्रक्चर आपस में जी चेन से जुड़े होते हैं, और खास टाइप की एक पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पर लगी होती है। ये डाइवेलेंट या बाइवेलेंट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, आईजीए के अंदर तो दो के मिलने से बनती हैं। फिर हम बात करेंगे आईजीएम। एम का मतलब क्या हो गया, म्यू, इम्यूनोग्लोबुलिन एम। ठीक है, कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 5% के आसपास। स्ट्रक्चर कैसा होगा, पेंटाबैलेंट। भाई ये क्या है पेंटाबैलेंट, 5 एंटीबॉडी के मिलने से बनते हैं, इसलिए पेंटावैलेंट हो गए। जैसे एक, दो, तीन, एक दो तीन चार, पांच। पांच पांच एंटीबॉडी के मिलने से बन रहे हैं, इसलिए इसको पेंटावैलेंट बोलते हैं। बहुत बड़े होते हैं, लार्जेस्ट एंटीबॉडी होते हैं ये। ठीक है, बाइंडिंग साइट नहीं, कई भुजाएं हैं इनके पास। एक में दो बाइंडिंग साइट है तो चार हैं, तो यहाँ कितने होंगे, 10 बाइंडिंग साइट्स होंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया सर। एक और बताओ, चौथे वाले कौन से होंगे, डेल्टा, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन डी। फिर कौन से होंगे, लास्ट एप्साइलेन, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन ई, जो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये लगभग 1% के आसपास होते हैं, ये बहुत कम होते हैं, लेस देन 1% के आसपास। हाँ, स्ट्रक्चर दोनों के सिंपल होंगे, मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट स्ट्रक्चर। मोनोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा वैसा नहीं होता, मोनोवेलेंट। ठीक है, अब आ जाओ बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर आईजीजी की बात करते हैं तो मैक्सिमम नंबर हो गए, आप समझ ही गए होंगे, मैक्सिमम नंबर होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में मैक्सिमम आईजीजी ही होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। बाइंडिंग साइट्स कितनी होती हैं, एक दो, इनको बोलते हैं पैराटोप्स। कितने, दो पैराटोप्स हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन सीरम।
सबसे ज्यादा यही होते हैं, ठीक है। अच्छा, आईजीजी सबसे बड़े होते हैं, सबसे छोटे? सबसे छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी। स्मॉलेस्ट होते हैं इसलिए क्रॉस द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, मदर से फीटस में चले जाएंगे, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएंगे, क्रॉस द प्लेसेंटा। सबसे छोटे होते हैं, ठीक है। पैराटोप्स दो होते हैं, सीरम में प्रेजेंट होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं, क्रॉस द प्लेसेंटा। ये 3 पॉइंट ध्यान रख लेना, ठीक है। और स्ट्रक्चर बता दिया, मोनोवैलेंट होते हैं, 80% होते हैं, ठीक है। और पैर, ठीक है, इतना तो कोई डाउट है ही नहीं। अब बात करते हैं आईजीए। आईजीए की बात करूं तो पैराटोप्स कितने होंगे जरा बताओ? 4। कहां प्रेजेंट होंगे? प्रेजेंट इन बॉडी सीक्रेशन। सीक्रेशन, सीक्रेशन का मतलब सलाइवा, म्यूकस, ठीक है। सलाइवा में होते हैं, म्यूकस में होते हैं, ठीक है। मदर का फर्स्ट मिल्क कोलेस्ट्रम होता है, उसमें भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर ध्यान रखना है, एक सिक्रेटरी पेप्टाइड होती है, ठीक है। सिक्रेटरी पेप्टाइड, इसकी वजह से ही सिक्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बाइवेलेंट होते हैं, सिक्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। पैराटोप्स 4 होते हैं। सिक्रेशन का मतलब है सलाइवा, म्यूकस, कोलेस्ट्रम, इन सब के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलो 2 पॉइंट मेन है, क्योंकि स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट तो बोलेंगे नहीं इसको। हाँ, अब यहां आ जाओ। यहां पैराटोप्स कितने होंगे जरा बताओ? 10। कहां प्रेजेंट होते हैं भाई? आईजीएम पर भुजाएं बहुत सारी हैं, इसलिए ये बी लिम्फोसाइट की सरफेस पर होते हैं, पेंटावेलेंट। बी लिम्फोसाइट की सरफेस पर एंटीजन को चारों तरफ से पकड़ने का काम करते हैं। प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट। ठीक है, कहां प्रेजेंट होते हैं? सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट, ठीक है। सबसे छोटे होते हैं, बड़े होते हैं? लार्जेस्ट होते हैं, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट सबसे बड़े यही होते हैं, पेंटावेलेंट होते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है। और आप जानते हो आईजीजी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में बढ़ते हैं, ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर, ठीक है। चलो ये तो कॉमन है। आईजीडी, आईजीडी मोनोवेलेंट होते हैं, ऑल्सो प्रेजेंट ऑन बी लिम्फोसाइट। आईजीई present on mast cell, responsible for allergy। यही एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आईजीई। सबसे कम होते हैं, लेस देन 1%। समझ गए होगे? हाँ, तो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मास्ट सेल की सरफेस पर होते हैं। पैराटोप्स कितने होंगे जरा बताओ? यहाँ पर सिंपल 2 ही होंगे पैराटोप्स, तो उसमें कोई डाउट है नहीं। तो ये समरी लिख दिया मैंने, यानी इतना भी याद रख लो आप तो सफिशियंट है, ठीक है। तभी तो मैंने कहा था जब बच्चा याद हो, तो मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाया था सर। अच्छा, एक काम करो, ठीक है। 2 चीजें समझो, तुम्हें समझ में नहीं आता कि एआईटीएस और बैच टेस्ट कैसे मैनेज करें, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका है बेटा। बैच टेस्ट को अगर मैनेज करना है, देखो बैच वाले टेस्ट तो आपको देने ही हैं, ये मान के चलो। अब एआईटीएस कैसे देना है? एआईटीएस का मतलब है कि आपकी पूरी तैयारी परफेक्ट हुई है नहीं हुई। तो जब आपके, ठीक है, कुछ जैसे 11 तुम्हारा कंप्लीट हो रहा है, अब 11 कंप्लीट हो रहा है तो तुम्हें मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे।
बैच टेस्ट तो करंट टॉपिक को कवर करेंगे। हाँ, बैच टेस्ट आपके करंट टॉपिक को कवर करेंगे, और जो एआईटीएस है वो आपका रिवीजन करवाएगा, ठीक है, आपकी कमियों को आइडेंटिफाई कराएगा। तो आप एआईटीएस को हफ्ते में एक टेस्ट दे लो, इस तरीके से दे लो, ठीक है, चलेगा। ठीक है, एक दिन हफ्ते में, एक दिन मिड में कोई भी निकाल लो, एआईटीएस देना है मुझे रिवीजन के लिए, और बैच टेस्ट करंट टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो देना ही है, तो दोनों को ही देना है बेटा। पर बैच टेस्ट कंटिन्यू रखो, और एआईटीएस हफ्ते में, भाई पुराने 2 चैप्टर रिवीजन करने हैं तो स्टार्टिंग में पार्ट टेस्ट है, ठीक है, फिर 11 कंप्लीट है, और 11 तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, तो यहां तक तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर 12th के पास टेस्ट है, तुम बस वो वाले दो, जैसे ही 12th का रिवीजन तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बस फिर तुम 12th रिवीजन के साथ साथ फुल मॉक टेस्ट 11 12 फुल सिलेबस देना चालू कर दो, ठीक है, तरीका यही है। साहिल लिख रहा है, मुझे एक डॉक्टर ने डोपामाइन के बारे में पूछा था, मैंने आपके बताए हुए सब बता दिया, वो डॉक्टर सरप्राइज हो गया था। तो मैं खुद कह रहा हूं कि बेटा तुम जितनी बातें तुम सुन रहे हो ना, अगर मैं अपने ब्रेन में रख पा रहे हो ना, तो डॉक्टर होगा, कोई रिसर्चर होगा, साइंटिस्ट होगा, तुम्हारे प्रोफेसर होंगे, तो तुम पर नाच करेंगे, ठीक है, ये पक्की बात कह रहा हूं, समझे। म्यूकस के नीचे कोलेस्ट्रम लिखा है, COLOSTRUM, कोलेस्ट्रम, मदर का पहला मिल्क जो निकलता है कोलेस्ट्रम, इसमें आई भाई, इसी में तो होते हैं आईजी ए एंटीबॉडी। मदर के पहले मिल्क के अंदर कौन से एंटीबॉडी होते हैं आपसे पूछा जाएगा, तो आईजीए बॉडी सिक्रेशन में होते हैं, मैं लिख रहा हूं, ठीक है, मदर फर्स्ट मिल्क। मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, नोट कर लो फटाफट, मदर का फर्स्ट मिल्क होता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। हाँ बेटा, पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे इसको। चलो नोट कर लिया, डन लिख दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, इसके लिए डन लिखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। डन है सर, बहुत बढ़िया, नोटेड, आगे बढ़ते हैं। चलो, एक चीज तो हमारी निपट गई, आगे बढ़ रहा हूं। अब देखो, ये हमारा बेसिक क्लियर हो गया कि एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होते हैं, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नहीं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है समझ में आ गया, अब इसके टाइप्स की बात करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी भी टाइप्स की बात करती है, ठीक है। तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, बी लिम्फोसाइट बेस्ड होती है और एक टी लिम्फोसाइट बेस्ड होती है, ठीक है। तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट बेस्ड। बी लिम्फोसाइट को हम बोलते हैं क्योंकि बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाते हैं, तो एंटीबॉडी मीडिएटेड। टी लिम्फोसाइट पकड़ के सेल को खा जाते हैं, तो सेल मीडिएटेड। तो मैं इसको लिख रहा हूं,
बी लिम्फोसाइट के लिए हम बात करेंगे, क्योंकि बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाते हैं, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड। ठीक है, इसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड। सीएमआई यानी CMI। AMI। ठीक है, एक नाम और है इसका। एक्चुअल में ये एंटीबॉडी कहां होते हैं? ये एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं बॉडी फ्लूइड में, और फ्लूइड के लिए एक टर्म यूज करते हैं, हिम्यूरल। हिम्यूरल का मतलब ये होता है बॉडी फ्लूइड, यानी एक ऐसी इम्यूनिटी जो बॉडी फ्लूइड के बेस काम करती है, उसके आधार पर काम करती है। तो बॉडी फ्लूइड बेस्ड इम्यूनिटी को बोलते हैं हिम्यूरल, हिम्यूरल इम्यूनिटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हिम्यूरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी, ये तीन नाम बोल सकते हो, एक ही बात है। समझ रहे हो? क्योंकि ह्यूमरल मतलब क्या होता है? बॉडी फ्लूइड। क्योंकि एंटीबॉडी कहां होते हैं? बॉडी फ्लूइड में। कहां प्रेजेंट होते हैं? बॉडी फ्लूइड में। सो इट इज कॉल्ड बॉडी फ्लूइड बेस्ड इम्यूनिटी। समझे? हाँ बेटा, ह्यूमरल, बॉडी फ्लूइड बेस्ड इम्यूनिटी। हाँ बेटा, मदर के फर्स्ट मिल्क के अंदर IgA एंटीबॉडी होते हैं। यस, बॉडी सीक्रेशन के अंदर IgA एंटीबॉडी होते हैं, जो बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी देते हैं। क्योंकि बॉडी के जो भी सीक्रेशन होंगे, सलाइवा, म्यूकस, समझ रहे हो, मदर का फर्स्ट मिल्क, इन सब में IgA एंटीबॉडी होगी। चलो अब आ जाओ। ठीक है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, TMI, एक ही बात है, CMI कर दिया, कोई नहीं। ठीक है, अच्छा। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कभी कभी। वो तुमसे कहेगा, ऐसी कौन सी इम्यूनिटी है जो टिश्यू ग्राफ्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? टिश्यू ग्राफ्टिंग, टिश्यू ग्राफ्टिंग समझते हो? जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हो, टिश्यू, उसको बोलते हैं टिश्यू ग्राफ्टिंग। तो कौन सा इम्यून सिस्टम उस ऑर्गन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इसको टिश्यू ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यही रिस्पॉन्सिबल फॉर टिश्यू ग्राफ्टिंग या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, हाँ, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल यही होती है, TMI। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट। अगर मैं बी लिम्फोसाइट की बात करता हूं तो ये दो टाइप के होते हैं, तो आप जानते ही हो। भाई एक को तो आप बोल सकते हो यहां पर, ठीक है, प्लाज्मा सेल। एक को बोल सकते हो मेमोरी सेल, बता चुका हूं आपको मैं। अगर मैं प्लाज्मा सेल की बात करता हूं तो एक्टिव बी लिम्फोसाइट होते हैं, ये एक्टिव बी है, होते बी लिम्फोसाइट ही है, एक्टिव बी लिम्फोसाइट। हाँ, ये भी बी लिम्फोसाइट है पर इनएक्टिव है, इनएक्टिव बी लिम्फोसाइट। क्लियर? बिल्कुल।
प्लाज्मा सेल क्या काम करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, यही तो करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल यही होते हैं, ठीक है। और मेमोरी सेल, जब जरूरत पड़ती है तो यही मेमोरी सेल प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होकर के एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी तो यही तो मेमोरी सेल कन्वर्ट हो जाएंगे प्लाज्मा सेल के अंदर, ये कन्वर्ट होने में कैपेबल होते हैं जरूरत पड़ने पर, मतलब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के केस में। अब आ जाओ, हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर भाई? टीएमआई, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट बेस्ड या मीडिएट इम्यूनिटी, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो टी लिम्फोसाइट चार प्रकार के हो सकते हैं। टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल्स, टी सप्रेसर सेल्स, टी मेमोरी सेल्स। चार टाइप के टी सेल्स हो सकते हैं, हेल्पर, किलर, सप्रेसर, मेमोरी। हेल्पर ये सारी इम्यूनिटी को, पूरी इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं, इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं, औरों को भी करते हैं। कंट्रोल ऑल इम्यून सेल। ऑल इम्यून सेल। किलर सेल किसको मारते हैं? ठीक है, ये किल करते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल जो एनके सेल करते थे, और कैंसर सेल। वायरस इन्फेक्टिव सेल्स और कैंसर सेल्स, दोनों को किल करने का काम करते हैं। जबकि सप्रेसर सेल की अगर मैं बात करूं ना, हाँ सॉरी सप्रेसर, सोचो ये किसको मार रहे हैं? ये तो समझ में आ गया, पूरी इम्यूनिटी को कंट्रोल कर रहे हैं। ये किसको मार रहे हैं? ये भी अपनी ही सेल है, ये भी अपनी सेल है, यानी अपनी उन सेल को मार रहे हैं जिनमें या तो वायरस का इन्फेक्शन हो गया हो या अनकंट्रोल ग्रोथ कर रहा हो, ठीक है। यानी बहुत केयरफुली काम करना पड़ेगा, इनको ढूंढ ढूंढ के मारना है, ठीक है। यानी अपने ही लोगों के बीच में उनको ढूंढना है जिनमें कैंसर या वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, जिससे और सेलों में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो काम बहुत केयरफुली वाला है इनका। अगर जरा भी गलती हो गई ना इनसे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, मतलब गुस्सा आ गई इनको, ठीक है, तो नॉर्मल को भी धर देंगे ये दो चार उठा करके, नहीं आया क्या? हाँ ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? तो इनको शांत रखना बहुत जरूरी है, सप्रेस रखना बहुत जरूरी है। तो सप्रेसर सेल यही काम करते हैं कि जरूरत पड़ने पे कहते हैं कि भाई हाइपर मत हो जाना, नहीं तो तुम गलती से तुम अपनों को भी मारना चालू कर दोगे ना तो नुकसान हो जाएगा। अपने अपनों को तो मार रहे हो पर उनको मार रहे हो जिनमें इन्फेक्शन है, ठीक है। कहीं गलती से तुम नॉर्मल को मारना चालू कर गए ना तो मामला बिगड़ जाएगा। तो सप्रेसर किलर को सप्रेस करके रखते हैं। और मेमोरी तो समझ में आ गया, फ्यूचर के लिए। मेमोरी सेल तो फ्यूचर के लिए से यहां पर है वैसे वहां पर है। जरूरत पड़ने पर यही मेमोरी सेल किलर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जरूरत पड़ने पर यही तो मेमोरी सेल जो है जो किलर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जरूरत पड़ने पर ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे। यहां पर मेमोरी सेल प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो रहे हैं, यहां मेमोरी सेल किलर सेल में कन्वर्ट हो रहे हैं, सिंपल सी बात। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, समझे? यहां तक कोई डाउट? हाँ बेटा, नेचुरल किलर सेल जो काम करते हैं वही यहां पर टी किलर सेल काम करते हैं। यानी हमारी बॉडी में कोई एक सेल नहीं है कैंसर को मारने के लिए, ठीक है। दो तो मैं ही पढ़ा रहा हूं, इसके अलावा भी तुम अभी क्यूबे पढ़ोगे एमबीबीएस में, तब पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ोगे। तो मैंने दो सेल आपको बताए हैं जो आपके कैंसर और कह सकते हो, ठीक है, वायरस इन्फेक्टेड सेल को मारने का काम करते हैं। नहीं, कैंसर से लड़ने का क्षमता नेचर ने हमें दी है, समझ रहे हो? कभी कभी मैंने था ना, लोग स्ट्रेस की वजह से, ठीक है,
उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। स्ट्रेस में मैंने बताया कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, और कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा स्ट्रेस के टाइम पर, तो कोर्टिसोल इम्यूनिटी सप्रेसर का काम करता है, बिल्कुल खत्म करता है इम्यूनिटी को, ठीक है। और इम्यूनिटी खत्म हो जाती है उस इंसान की, और जैसे ही इम्यूनिटी खत्म हुई उस इंसान की, ठीक है भाई, समझ रहे हो, और आप जो खा रहे हो खाना, जो एटमोस्फियर, जो आसपास का वातावरण है, हाईली कार्सिनोजेनिक है, ठीक है, तो कैंसर हो जाता है लोगों को। नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जो कभी तम्बाकू गुटखा नहीं खाते, ठीक है, बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी स्ट्रेस भी कैंसर का कारण बनता है। जेनेटिकल भी होता है, यस, अगर किसी पीढ़ी में किसी को आ रहा है, ठीक है, तो क्योंकि अब तो खैर ऐसे इंस्ट्रूमेंटेशन आ गया है कि हम उन जीन को ढूंढते हैं जिनमें डाइवेलेंट, कह सकते हो कि डाइमर बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है, वो अभी जेनेटिक्स में पढ़ोगे, तो वहां पर म्यूटेशन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, और वहां कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो वही जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं और कैंसर का कॉज बनते हैं। तो नॉर्मली तभी तो कहते हैं आपको अपने इम्यून सिस्टम को परफेक्ट रखना है, बाद बाकी का तो आपके हाथों में है नहीं, ठीक है। डिब्बे बंद फूड से दूर रहना है, नेचर के जितने करीब रहोगे, जितने नेचर के संपर्क में रहोगे, कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी उतनी तुम्हारी कम हो जाएगी। समझते हो ना ये वाली बात? यस। आपकी बॉडी में ढेर सारे फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक है, या कह सकते हो ऐसे सेल्स बनते हैं जो कैंसर को एक्टिवेट कर सकते हैं। आप इन फ्री रेडिकल को न्यूट्रल कर सकते हो, या तो बहुत अच्छे मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट इंटेक करो, या आप सुबह शाम कभी भी नंगे पैर मिट्टी में चलो। अपना जो अर्थ होती है ना, मतलब मिट्टी होनी चाहिए नीचे, मतलब अर्थ, ठीक है, उस पर नंगे पैर चलो, ठीक है, जितने ही फ्री रेडिकल्स होते हैं वो सब न्यूट्रल हो जाते हैं। यस। तभी तो जापान के अंदर, ठीक है, मैक्सिमम लोग अपनी पूरे दिनचर्या का 2 से 3 घंटा गार्डन, ठीक है, वो मतलब इनमें देते हैं, और वो काम करते हैं उसके अंदर मिट्टी में। तो अभी जैसे मैं कुछ पहाड़ों पर गया, मैंने कई लोगों से मिला, जैसे बताया था मैंने आपको, ठीक है, तो वहां के लोग मतलब मतलब 80 साल के लोग भी, ठीक है, वो खेती कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, वो नंगे पैर खेतों में हैं, तो उनको कैंसर कभी होगा? मैं तो बहुत रेयर केस में सुना है, बहुत कम। भाई शहरों में कैंसर ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्रों में या जो लोग बिल्कुल नेचर के संपर्क में, वहां कैंसर वो जानते ही नहीं कैंसर होता क्या है। समझ रहे हो? तो वो ना टीबी है ना कुछ है, वो नेचर के संग ही है, नेचर जैसी है वैसे ही साथ में है, ठीक है। तो बॉडी को न्यूट्रल करने के लिए नेचर का बहुत अहम रोल है बेटा। जितना नेचर के संपर्क में रहोगे, उतना ही आप इन सब बीमारियों से बचे रहोगे, और जितना आप नेचर से दूर जाओगे, उतना ही इन सबकी चपेट में आओगे। मैं सच कह रहा हूँ, इट इज अ रियलिटी, ठीक है। चलो। हाँ बेटा, गुटखा खा ले तो सब मना कब कर रहा हूँ मैं? अम्बुज, अम्बुज पूरा है, पूछ रहा है भाई, मैं गुटखा खा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, खा ले गुटखा। यस, अभिषेक पांडे बिल्कुल सही बोल रहा है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं नेचर को। यस, एब्सोल्युटली राइट। आप लोग भी नहीं जानते, जैसे कई बच्चे उत्तराखंड के होंगे, उत्तराखंड देवभूमि कही जाती है, ठीक है, क्योंकि वहां मतलब थोड़ा सा, समझ रहे हो ना, हाँ, पहाड़ हैं, एकांत है, ठीक है। अब वहां पर इतना कंस्ट्रक्शन कर दिया इन पढ़े लिखे लोगों ने, ठीक है, हाँ, ओवर कंस्ट्रक्शन, आरसीसी आरसीसी भर दिए नेचर के बीच में, ठीक है। 2 दिन घूमने जाते हैं, गंदगी करके आते हैं, ठीक है, उनको होटल चाहिए, नेचर मतलब कचड़ा मचा के रख दिया है, मैं सच कह रहा हूँ। तो जितनी भी मतलब तभी तो कहते हैं कि चीजें खराब कर रहे हैं लोग, ठीक है, मैं सच कह रहा हूँ, मतलब सही नहीं है ये, ठीक है, ये मतलब इंसान अपनी संगी गलत कर रहा है, ठीक है। जो नेचर जिस कंडीशन पर है उसको उसी कंडीशन पर रहने दो, और अगर आप नेचर के संग एडजस्ट नहीं कर सकते तो नेचर को डिस्टर्ब मत करो, ठीक है, या तो आप उसके संग तालमेल बैठा लो, ठीक है। अगर आप जैसे, अगर आप कहीं मतलब जा रहे हो ऐसी जगह पर जहाँ नेचुरल चीजें हैं, नहीं मुझे तो बिस्लरी का ही पानी पीना है, तो भाई मत जाओ ना वहां पर, कितना कहाँ जाने के लिए आपसे, ठीक है। जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं नेचुरल वाटर के, इट इज सुपर मिनरल वाटर, ठीक है, नहीं पी सकते हो तो आप, ठीक है। हाँ मैं जानता हूँ प्रोटोजो का इन्फेक्शन वहां होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो उस पानी को लोग गर्म करके, ठीक है, फिल्टर करके तब पीते हैं, वो बहुत बेस्ट वाटर है, ठीक है। समझ रहे हो? हाँ, तो मतलब ये है कि अगर नेचर को तुम, समझ रहे हो, डिस्टर्ब करते हो तो यार तुम बहुत गलत कर रहे हो, ठीक है। चलो,
यहां तक समझ में आ गया? हाँ बेटा, ट्रैकिंग बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है। एक बच्चा है, बाली उत्तराखंड में ही रहता है, ठीक है, नेपाल बॉर्डर पर। मैं सच कह रहा हूँ, वो अच्छा समझता होगा कि जो नेपाल के लोग हैं या नेपाल बॉर्डर पे जो रहते हैं, ठीक है, मतलब इंडिया के जो नेपाल बॉर्डर पे रहते हैं, और जो मतलब सिक्किम के लोग हैं, ठीक है, हिमाचल के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, वो मतलब दो चीजें हैं, दो तरीके के लोग हैं वहां पर जो मैं मिला। एक तो जो मतलब पैसे से मतलब रखते हैं, भाड़ में जाए नेचर, वो जानते ही नहीं है, उनको वैल्यू नहीं है ना, वहीं शुरू से रहे हैं, ठीक है भाई। मैंने कहा ना, माता पिता की वैल्यू उसको होती है जब वो साथ नहीं होते हैं, ठीक है, साथ में शुरू से तो उनको वैल्यू नहीं होगी। तो वो जहां रह रहे हैं ना, उनको उस चीज की वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसको होगी? जो वहां जो जब जब दिल्ली की घुटन से निकल के जाता है कि यार सांस ले पा रहा हूँ, यानी या क्या वैल्यू है इसकी, ठीक है। मैं अभी तबीयत खराब थी मेरी थोड़ी सी बीच में, तो मैं 2 दिन के लिए क्या, 2 दिन में मैं सारा एकदम ओके हो गया, मेरी मतलब गट मेरा, लंग्स मेरा, क्योंकि मतलब समझ रहे हो ना, मैं तब समझ में आया। वाटर इनटेक मैंने वहीं का किया, मैंने बिस्लरी वाटर पीता ही नहीं हूँ मैं, इसलिए बाहर का, ठीक है, वहीं का जो नेचुरल वाटर है वही इनटेक करता हूँ। तब समझ में आया कि सब कुछ नेचर में है। तभी डॉक्टर कहता है कि हवा पानी चेंज कर दो, सही हो जाओगे। अब एग्जैक्टली बिल्कुल राइट बेटा, ठीक है। समझ समझ में आई ये वाली बात? तो वो लोग उस दर्द को समझते होंगे जो वास्तव में नेचर के बहुत संपर्क में है, ठीक है। तो ये गलत है, क्योंकि तभी तो चीजें। चलो खैर, यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं होना चाहिए। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आगे बढ़ रहा हूं। अब आ जाओ टिश्यू ग्राफ्ट या ऑर्गन। यहां तक नोट कर लिया नहीं कर लिया, ये बताओ पहले तो। कोई बचा है? यहां तक कोई बचा है? आगे, टिश्यू ग्राफ्ट या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो अभी मैंने बताया था, टिश्यू ग्राफ्टिंग के लिए कौन सा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, जरा बताओ। नो। बचा है तो तू कर क्या रहा था तब से? मैं तो हैंडपंप का पानी पीता हूँ सर, प्रिंस। बेटा तू हैंडपंप का पानी पीता है तो हैंडपंप डिपेंड करता है, वाटर बहुत हार्ड किस इलाके में है, वहाँ का पानी कैसा है, ठीक है। पानी यहाँ का बहुत हार्ड हो गया है, गंदा हो गया है, ठीक है। वो नेचुरल वाटर का मतलब है, मैं मतलब समझ रहे हो, हाँ, झरनों के पानी की बात कर रहा हूँ। वो नेचुरल, वो ग्लेशियर से जो पानी बनता है ना, वो पानी। ग्राउंड वाटर तो बहुत ज्यादा अच्छा कहाँ होता है, ठीक है। आयुष, बीटी सर की अभी शादी हुई है, जस्ट अभी लास्ट नवंबर में, ठीक है। हाँ, तो अभी तो कहाँ है वो, किसी को नहीं पता, ठीक है। हाँ, सेल मीट इम्यूनिटी, बिल्कुल सही, ठीक है। नहीं नहीं, एक्चुअल में उन्होंने रिसेप्शन दिया था दिल्ली वाले लोगों के लिए। फिर उन्होंने कहा था कि भाई शादी तो मेरे घर के लोगों के साथ होगी, ठीक है। हाँ, बिहार से ही करेंगे, घर के लोग ही होंगे वहां पर इन्वॉल्व। तो फिर तो पहले ही बोल दिया था उन्होंने, इसलिए पार्टी यहीं दे दे रहा हूँ, पहली वाली पार्टी तो उन्होंने यहीं दे दी थी। चलो, अब आ जाओ। अब बात करते हैं टिश्यू ग्राफ्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर टिश्यू ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो आप बोलोगे टिश्यू ग्राफ्टिंग के लिए कौन सी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल होगी? CMI। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बेस्ड टिश्यू ग्राफ्टिंग होती है, ठीक है। पहला। दूसरा, जब भी मैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट करता हूं या टिश्यू ग्राफ्टिंग करता हूं, क्या क्या चीजें मैचिंग करता हूं? किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है मैचिंग की? जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेंगे, आप ब्लड ग्रुप मैच करते हैं, यस या नो? करते हो आप? जब भी आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट करोगे तो दो चीजें मैच करोगे, एक तो ब्लड ग्रुप मैच करोगे उस इंसान का जिससे जिसका ऑर्गन ले रहे हो, और हर ऑर्गन या सेल की सरफेस पे खास टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। इन प्रोटीन को बोलते हैं मेजर हिस्टो कॉम्पेटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। समझे? हाँ बेटा। हाँ ठीक है, उनको बोलते हैं मेजर हिस्टो
MSC मॉलिक्यूल, हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, समझे? हाँ, तो उसलिए बेटा ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? ये दो चीजें बहुत मेजरली मैच की जाती हैं, यस। उसके बाद, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि ये मेजर कर, मतलब इनको मैच करने के बाद ऑर्गन एक्सेप्ट कर ही ले मेरी बॉडी, तो हमारी बॉडी जिसको भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होता है ना, उसको इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग भी दी जाती हैं, जिससे उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा सप्रेस रहे और धीरे से चुपके से ऑर्गन को उसमें ट्रांसप्लांट कर दिए। जैसे मानो मेरे घर में किसी और को एंटर कराना है और मैं बहुत हाइपर सेंसिटिव हूं, ठीक है, वो दिख भी जाए ना गेट पे, समझ, जूते मार के डंडे मार के बाहर भगा देता हूं मैं उसको। अब एंटर कराना है, अब क्या तरीका है? ठीक है, तरीका क्या है कि मुझे इस तरीके से थोड़ा सा नहीं, मतलब कर दिया जाए कि मैं नशे में रहूं, थोड़ा सा नींद में रहूं, ठीक है, सप्रेसिव रहूं, ठीक है, वो दिख भी जाए तो मैं ज्यादा डिसीजन ना ले पाऊं, ठीक है, क्या करना है, मारना है, ठीक है, आ जा, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। तो धीरे धीरे पहले से ही ये ड्रग मुझे देनी चालू कर दी जाती है, फिर चुपचाप से उसको मेरे घर में एंट्री कराया जाता है, और फिर भी ड्रग चल रही है और मैं उसको फिर रोज देख रहा होता हूँ। फिर जब धीरे धीरे वो ड्रग कम की जाती है, मुझे होश आना चालू हो जाता है, तो मुझे लगता है यार ये तो मेरे संग बहुत समय से रह रहा है, तो दुश्मन कैसे हो सकता है, अपना ही है, रहने दो, ठीक है। बस यही स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है टिश्यू ग्राफ्टिंग के अंदर, ठीक है, जिससे सीएमआई उसके अगेंस्ट हाइपर ना हो पाए। तो मैचिंग किसकी करोगे? ब्लड ग्रुप मैचिंग होती है यहाँ पर, नंबर 1 ब्लड ग्रुप मैचिंग। और क्या होगा? और क्या होगा? ब्लड ग्रुप मैचिंग के अलावा मैचिंग ऑफ मेजर हिस्टो कॉम्पटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। इसको बोलते हैं शॉर्ट में एमएससी। और एमएससी भी दो टाइप के हो सकते हैं, एमएससी फर्स्ट एंड सेकंड। बस इनकी मैचिंग की जाती है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। इनको हेला भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेला, HA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन हेला। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन ऐसे एंटीजन जो ल्यूकोसाइट की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ WBC। और क्या यूज करते हैं हम? इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग। कौन सी इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग? साइक्लोस्पोरिन बड़ी कॉमन है, ये याद रखनी है, और एक बार AIPMT में पूछा भी गया है, लगातार 3 बार पूछा गया है AIPMT में। साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन या कॉर्टिसोल भी यूज कर सकते हो। कॉर्टिसोल इम्यूनो सप्रेशन का काम करते हैं, एटसेट्रा। ये सब इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग हैं। तो एक तो क्वेश्चन आता है कौन सी, किस पर बेस्ड है? CMI पर बेस्ड है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ब्लड ग्रुप मैचिंग करेंगे, MSC जिसको हेला बोलते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, इसको मैच करते हैं, और इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग यूज करते हैं, तब जाकर के कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो पाता है। अब बताओ।
नहीं बेटा, नीम की लीफ को इनटेक करना है, स्प्लिट नहीं करना, खा लेना है। ठीक है, बिल्कुल खा लेना है। ठीक है, इस पद्धति को आयुर्वेदा में बहुत बड़े बड़े लोग यूज करते हैं। ठीक है, आज की डेट में जो ईशा सेंटर है सदगुरु का, ठीक है, साउथ में, तो वहां जितने भी लोग हैं वो नीम से ही स्टार्टिंग करते हैं दिन की। या बड़े बड़े नेचुरोपैथी सेंटर है, ठीक है, जहां लोग डिफरेंट टाइप के डिसीज से परेशान होते हैं, तो वहां पर उनकी डाइट फॉलो करनी होती है। तो वहां जब आप रहते हो ना, तो वो नीम से ही स्टार्ट कराते हैं। कुछ लोग नीम की टैबलेट की फॉर्म में यूज करते हैं, कुछ रॉ नीम ले लेते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, रॉ चीज लोग ज्यादा बेटर है नेचुरल फॉर्म में। यहां तक कोई डाउट है किसी को? बेटा कौन गुड है और कौन गुड नहीं है, ये हम डिसाइड नहीं करते। ठीक है, ये ध्यान रखना। और कभी भी, मैंने बताया ना, आप जब कमल कीचड़ में रह करके इतना सुंदर बन सकता है, क्योंकि वो जानता है उसने क्या सीखा। उसने ये नहीं सीखा कि मैं कीचड़ में रह रहा हूं, उसने सीखा कि इसमें क्या खूबियां हैं। ठीक है, उन खूबियों को ले लेता है वो। ठीक है, तो जो लोग क्या करते हैं, वो यही सोचते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा, ये अच्छा है, ये बुरा। ठीक है, तुमने सुना है पातंजलि जो थे, मतलब पातंजलि को लोगों ने बाबा रामदेव से जोड़ दिया है, बाबा रामदेव अलग हैं, ये अभी आए हैं। ठीक है, पातंजलि तो योग गुरु, मतलब जिन्होंने चीजों की रचना की है। उन्होंने, मैंने था ना, डिफरेंट टाइप के एनिमल से सीखा है। ठीक है, कैट पोज क्या होता है, ठीक है, मयूर आसन क्या है, क्योंकि उसने उसकी हर उसकी खूबी को निकाला, निकाल करके उसको यूटिलाइज किया। तो मैं उन बच्चों से कह रहा हूँ कि वो आप दूसरों की खामियां अच्छाइयों पर फोकस करते हो मत किया करो। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब खामी पे मत करो। बुरे से बुरा इंसान भी तुम्हें लग रहा है ना, उसकी अच्छाइयां निकाल लो, बस क्या है जो आपकी, समझ रहे हो, अपग्रेड में हेल्प करें बस। हमें मत दुनिया क्या मतलब है कौन अच्छा है कौन बुरा, क्योंकि एक्चुअल में अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, एक शराबी से पूछो दूसरे शराबी के बारे में कि बता वो कैसा है, तो क्या बोलेगा आप बताओ? एक शराबी एक दूसरे शराबी से पूछो उसके बारे में, बता वो कैसा है, तो कैसा बोलेगा वो? बताओ। ठीक है, अगर आप शराब नहीं पीते हो तो आप उसके लिए बहुत गंदे हो। ठीक है, समझ में आया? हाँ, वो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो कभी ये नहीं कह सकते ये अच्छा है या बुरा, हर इंसान के रिस्पेक्ट में चीजें होती है। समझ में आया ना? हाँ। ठीक है, मैंने कल किसी 2 रुपए उधार मांगे। ठीक है, बहुत अच्छा इंसान था, पर उसने पैसा नहीं दिया मुझे। बहुत गंदा है तू तो। ठीक है, जहां मिलेगा बहुत गंदा है, बेकार है तू। ठीक है, एक शराबी जुआरी डकैत, जरूरत पड़ी मैंने उससे पैसे मांग लिए। ठीक है, तो उसने मुझे पैसे दे दिए। तो अब मुझे कहीं मिलेगा, कोई पूछेगा वो कैसा इंसान है, यार बहुत अच्छा इंसान है। मैं जानता हूँ कि उसने मेरी चुपचाप से अंदर से बताया मुझे, उसने मुझे पैसे दिए थे, मदद की थी मेरी। तो अब मैं क्या बोलूंगा? बहुत अच्छा इंसान है। समझ में आया? तो आज की डेट में लोग यही तो करते हैं। ठीक है, दूसरों को अपने एहसान तले दबा लेते हैं, किसी को कोई गिफ्ट दे करके, किसी को कुछ करके, किसी को, समझ रहे हो ना, हाँ, कुछ ना कुछ करके, जिससे कि जब भी जो उगलेगा तो मेरे बारे में अच्छा ही उगलेगा। ठीक है, चाहे मैं कैसा भी इंसान क्यों ना हो। तो एक्चुअल में कभी भी किसी के अकॉर्डिंग अच्छा और बुरा नहीं होता। ठीक है, मतलब तुम डिसाइड नहीं कर, तुम मतलब अपने अकॉर्डिंग चीजों को डिसाइड करोगे। समझ रहे हो ना? चलो आ जाओ। कुछ बच्चे ने 1-2 कमेंट कर दिए थे, इसलिए मैंने ये वाली बात बोल दी। ठीक है, बच्चों को पता होना चाहिए कि आप डिसाइड नहीं कर सकते कौन अच्छा है कौन बुरा। ठीक है, बस आप इतना डिसाइड कर सकते हो कोई भी कैसा भी हो, क्या उसमें कुछ ऐसा गुण है जो मेरे अपग्रेड या मुझे आगे ले जाने में हेल्प करे। है, खींच लो उसको। नहीं आया क्या? एमएचसी समझना नहीं है, एमएससी समझोगे एमबीबीएस में। ठीक है, हाँ। मेरा इनिशियल ऑनलाइन का पहला लेक्चर उठा के देख लो, बिल्कुल पहला लेक्चर जब मैंने वाईटी पे लिया था, तो उसमें मैंने एमएससी को बहुत डिटेल में समझा दिया है। टीचरों के भी परकच्चे उड़ गए थे, यार क्या सर क्या करा दिया ये। मैंने, यार मुझे आइडिया नहीं था उस समय। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा कंसेप्चुअल ज्यादा लेके चला गया था। ठीक है, तो वहां समझ लो, नहीं तो तुम्हें जरूरत नहीं है एमएससी। मेजर हिस्टो compatibility complex is it is a types of antigen, types of protein which present on surface of WBC, especially leukocyte। तभी तो बोलते हैं हेला ह्यूमन और ह्यूमन leukocyte antigen, antigen which present on surface of
डिफरेंट ल्यूकोसाइट, ठीक है। ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, समझे, इनकी भी मैचिंग होती है। यहां तक कोई डाउट बेटा? हाँ प्रिंस, तू घर पे एमबीबीएस कर ले मेरे लेक्चर से, ठीक है, आजा। आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी कहाँ गया भाई मेरा? एक्टिव एंड पैसिव, अब समझो मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिव एंड पैसिव, क्योंकि क्वेश्चन आए हुए हैं इसके ऊपर। जैसे मानो, एक्टिव और पैसिव क्या है? एक्टिव का मतलब है जहां पर आपकी एनर्जी खर्च होती हो, एक्टिव। पैसिव का मतलब है फ्री में, नहीं आएगा, बिना एनर्जी खर्च किए, बिना काम किए, ठीक है। आप समझ गए ना मेरी बात? भाई मैं कोई भी पैसा तब उठा पाऊंगा, कहीं से कमा पाऊंगा, जब मैं मेहनत करूंगा, काम करूंगा, तो मुझे वो पैसा मिलेगा। अभी आप काम नहीं करते हो, आप पढ़ते हो, आपके मम्मा पापा काम करते हैं, तो मम्मा पापा कहीं से पैसा लेंगे? जब मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तब आपको देंगे। आपको तो पैसिवली मिल रहा है ना, आपको तो मेहनत करनी ही नहीं पड़ रही भाई। नहीं बेटा, पता नहीं मुझे, क्योंकि उनकी डिपेंड करेगा उनकी एनर्जी के लेवल पर, ठीक है, कि अभी जिस फेज से हैं उस फेज के बाद उनका एनर्जी लेवल क्या है, वो थोड़ा ब्रेक लेना चाहेंगे, क्या करेंगे, आई डोंट नो, ठीक है, क्योंकि अभी तो कांटेक्ट में नहीं है किसी के, समझ रहे हो ना? तो हाँ, बट अभी नहीं मुझे पता वो क्या करेंगे आगे। बट हाँ, अभी यहाँ पर आ जाओ। खाना खाने के बाद तो नींद सबको आती है भाई, क्योंकि खाने के डाइजेशन के लिए ब्लड का सर्कुलेशन खाने पर लग जाता है, ठीक है, तो ब्रेन पे ब्लड नहीं मिलता तो ऑटोमेटिक नींद आना चालू हो जाती है। तो कॉमन मैकेनिज्म है, इसमें क्यों परेशान हो रहे हो? सभी के संग होता है ये तो। खाना खाने के बाद थोड़ा टहलना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, हल्का टहलो, थोड़ा सा आराम कर लो, बस इतना ही करो। सोना पढ़ना नहीं चाहिए उस समय, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ। अरे देखो, टिश्यू ग्राफ्टिंग में कुछ है नहीं। टिश्यू ग्राफ्टिंग का मतलब है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, सर्जरी होती है उसके लिए। उस सर्जरी के लिए कौन सा इम्यून सिस्टम एक्सेप्ट रिजेक्टर नहीं रिस्पॉन्सिबल है? सीएमआई, पहला क्वेश्चन। किस किस की मैचिंग होती है? इन दोनों की मैचिंग होती है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, कौन सी ड्रग यूज करते हैं बिफोर एंड आफ्टर? इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग यूज करते हैं। तीन चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस। बाद बाकी का आप जब एमबीबीएस करोगे, पीजी करोगे, एमबीबीएस नहीं पीजी करोगे, तब डिटेल में आएगा, अभी जरूरत ही नहीं है। अब यही एमबीबीएस पीजी मत करो। एक्टिव पैसिव, एक्टिव का मतलब अगर आपको कोई चीज बनानी पड़े, एक्टिव, एनर्जी खर्च हो रही है उसमें। पैसिव, बनी हुई कोई आपको प्रोवाइड कर दे, ये पैसिव है। तो एक्टिव और पैसिव को मैं क्लासीफाई करने वाला हूं, ठीक है। एक्टिव यानी कह सकते हो जहां पर आपको एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना पड़े, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी हो, वो एक्टिव है। जहां प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी आपको प्रोवाइड करा दिए जाए, पैसिव है, समझे? आई या नहीं आई? एक्टिव पैसिव मतलब जनरल कंसेप्ट समझ के चलना, तब काम चलेगा। एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी, अगर बॉडी को एंटीबॉडी बनाने पड़ रहे हैं, ठीक है, या होस्ट को एंटीबॉडी, होस्ट लिख दो, ठीक है, बॉडी की जगह होस्ट लिख सकते हो, और होस्ट को खुद एंटीबॉडी बनाने पड़ रहे हैं, समझ रहे हो, एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय होस्ट, ठीक है, तो आप बोलोगे एक्टिव है। प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी प्रोवाइडेड टू होस्ट,
पैसिव हो गई। ठीक है भाई, बने हुए एंटीबॉडी आप होस्ट को दे रहे हो ना, तो पैसिव हो गई, समझे? प्रेपेड एंटीबॉडी प्रोवाइडेड टू होस्ट। अगर मैं बात करता हूं एक्टिव इम्यूनिटी, जहां पर एंटीबॉडी बनाने पड़ रहे हैं, आपको समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, एंटीबॉडी बनाने पड़ रहे हैं, तो ये आप यूज कर सकते हो उसके लिए टर्म प्रोफाइलैक्सिस, बचाव के लिए होता है ऐसा, प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट। हाँ ठीक है ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी काम क्या करती है? प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी एंटीबॉडी आप दे रहे हो, वैक्सीनेशन कर रहे हो बचाव के लिए, ठीक है, फॉर प्रोफाइलैक्सिस। प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी कब देते हो? ट्रीटमेंट के लिए, फॉर ट्रीटमेंट, उपचार करने के लिए, नहीं इन्फेक्शन से पहले दिया जाता है, बिफोर इन्फेक्शन, आफ्टर इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से पहले हम एक्टिव इम्यूनिटी यूज करते हैं, बिफोर इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन अगर हो जाए तो पैसिव इम्यूनिटी यूज करते हैं, ठीक है, आफ्टर इन्फेक्शन, ट्रीटमेंट के लिए। आफ्टर इन्फेक्शन, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं एक्टिव इम्यूनिटी, जैसे एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है मैंने आपकी बॉडी के अंदर वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया, वैक्सीन को इनटेक किया, तो अंदर वैक्सीन वो एंटीजन जाएगा, एंटीबॉडी बनाने वाले सेल से इंटरेक्ट करेगा, फिर एंटीबॉडी बनेंगे, तो लंबा समय लगेगा, ठीक है, समय लंबा मतलब लगेगा, और एंटीबॉडी जो बनेंगे वो लंबे समय तक काम करेंगे, ठीक है। हाँ, समझ पा रहे हो सर? वीडियो क्रैकिंग है थोड़ा, देखो वीडियो तो यार मेरे हाथ में नहीं है। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है बचाव, प्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है बचाव, ठीक है। हाँ, लिख लेना। अगली मैं अगर बात करूं बेटा, ये भाई इसमें मेमोरी बेस्ड होगी, मेमोरी प्रेजेंट होगी यहां पर, यहां मेमोरी नहीं होती भाई, यहां मेमोरी बनेगी, मेमोरी एब्सेंट होगी। ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक काम करती है। ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन तक काम करती है, प्रोपेड एंटीबॉडी दे रहे हो ना। अच्छा, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी को भी आप क्लासिफाई कर सकते हो एक्टिव, नेचुरल और आर्टिफिशियल के अंदर। ऐसे भाई, प्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है बचाव, मतलब इन्फेक्शन से पहले, इन्फेक्शन हो जाएगा तो ट्रीटमेंट, उपचार करना पड़ेगा। अब समझने की कोशिश करना। अगर मैं बात करता हूं एक्टिव इम्यूनिटी, तो इसको भी आप क्लासिफाई कर सकते हो नेचुरल और आर्टिफिशियल के अंदर। नेचुरल और आर्टिफिशियल, जैसे नेचुरल का मतलब क्या है? जैसे किसी को इन्फेक्शन हुआ, ऑल इन्फेक्शन डाल देता हूं मैं,
कोई भी इन्फेक्शन, मलेरिया, जे वो कोई भी इन्फेक्शन होता है, जैसे मलेरिया निकल गया मुंह से, ठीक है, अक्सर कर जैसे मैंने अभी फैला था क्या, ठीक है, कोरोना, कोई भी इन्फेक्शन एक बार होता है तो इन्फेक्शन हो जाने के बाद बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाते हैं, ठीक है, वो लंबे समय तक काम करते हैं। तो ऑल इन्फेक्शन, हाँ इन्फेक्शन नहीं करना है तो आप उसकी वैक्सीन लगा दो बॉडी के अंदर, ऑल वैक्सीनेशन, वैक्सीन में भी आप एंटीजन इंट्रोड्यूस करते हो बॉडी के अंदर, ठीक है, एनकाउंटर करते हो, ऑल वैक्सीनेशन। अच्छा, पैसिव का मतलब है प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी। अब नेचुरली भी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी मिलते हैं, जैसे बच्चा जब मदर का पहला मिल्क इंटेक करता है कोलेस्ट्रम, तो आईजी एंटीबॉडी मिलते हैं ना उसको, आईजी एंटीबॉडी कोलेस्ट्रम में, ठीक है। और अगर मदर को कोई हम वैक्सीन लगाते हैं और हम चाहते हैं उसके एंटीबॉडी बच्चे को मिल जाए, तो प्लेसेंटा के थ्रू आईजी जी क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, तो ध्यान रखना है आपको कोलेस्ट्रम में आईजीए एंटीबॉडी होते हैं, पैसिव इम्यूनिटी देते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी को एजी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस द प्लेसेंटा। आईजीजी एंटीबॉडी होते हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, समझ रहे हो। ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए होते हैं, ये एम्ब्रियो के लिए होते हैं, फीटस के लिए होते हैं। आर्टिफिशियल, जैसे किसी को देखा होगा चोट लग जाती है तो हम टिटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं, एटीएस, एंटी टिटनस सीरम, सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडी, एंटीबॉडी तो होते हैं भाई। आज चोट लगी तो मैं क्या कराऊंगा भाई, एटीएस का इंजेक्शन लगवा लूंगा, उसमें क्या होंगे, सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडी, यानी चोट लग जाने के बाद आप यूज कर रहे हो, चोट लग जाने के बाद फॉर ट्रीटमेंट, समझ में आ गया। हाँ, तो ये क्या है, चोट लग जाने के बाद ही तो प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी जाएंगे। जैसे किसी को स्नेक ने बाइट कर लिया, सांप ने खा लिया, उसका पॉइजन चला गया, अब उस पॉइजन को न्यूट्रल करने के लिए क्या कराओगे, एंटी वेनम, एंटी वेनम इंजेक्शन लगवाओगे, उसमें भी एंटीबॉडी होते हैं जो उसको न्यूट्रल कर दें, ठीक है। तो एक तो एंटी वेनम और एक एटीएस, एंटी टिटनस सीरम, ए टी एस एंटी टिटनस सीरम और एक एंटी वेनम। ये दोनों इंजेक्शन क्या होते हैं, आर्टिफिशियल, यानी दोनों हम बनाई तो रहे ना लैब के अंदर, लैब में प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी हम प्रोवाइड कराते हैं फॉर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट, समझे। तो ये क्या हो गया एक तरीके से, हाँ आईजीए। हाँ बेटा, एंटीबॉडी को ए बी से, अच्छा ए जी लिख दिया मैंने, ओके, ए बी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्रॉस द प्लेसेंटा, आईजीजी, और कोलेस्ट्रॉल मिल्क के अंदर आईजीए, ठीक है। ये बस एग्जांपल से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है। ए जी नहीं बेटा, ए बी एंटीबॉडी, ए बी एंटीबॉडी, ए बी एंटीबॉडी, ठीक है। चलो, कैंसर की बात मैं कैंसर में करूंगा अभी, यहां मत छोड़ो। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी कंप्लीट है, कोई डाउट, डन। चलो, मतलब एक से याद रखो, एक्टिव का मतलब है कोई चीज बनानी पड़ेगी, पैसिव का मतलब है बनी हुई हम दे रहे हैं, ठीक है। एटीएस फुल फॉर्म, तुम सो रहे थे, एंटी टिटेनस सीरम, अभिषेक कुमार, कई बार लगवाया होगा आपने एटीएस, आपने कभी सोच कोशिश नहीं की जानने की क्या है ये एटीएस, एंटी टिटेनस सीरम, यानी सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडी, उसमें टिटेनस के बैक्टीरिया की एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जैसे इन्फेक्शन हो गया तो एंटीजन गए होंगे कहीं ना कहीं, तो आप चाहते हो कि भाई 24 घंटे के अंदर इंजेक्शन लगवा लूंगा,
तो एंटीबॉडी उन ढूंढ ढूंढ के एंटीजन को न्यूट्रल कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आया लल्लन कुमार? एंटी टेटनस सीरम बेटा लल्लन। ओके, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ रहा हूं। अगला टॉपिक क्या है? वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है पर काफी इंपॉर्टेंट है, तो वैक्सीन समझना पड़ेगा। देखो वैसे तो सब जानते हैं टीकाकरण क्या होता है। पल्स पोलियो अभियान, 2 बूंद जिंदगी के, ठीक है। बच्चे का जन्म होते ही बीसीजी, ठीक है, यस, बेसिलस, कालमिटी और ग्यूरिन। कालमिटी ग्यूरिन साइंटिस्ट का नाम था और बेसिलस बैक्टीरिया का नाम है, तो इसका नाम ने बीसीजी रखा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए पहली जो वैक्सीन लगती है बच्चे को यही होती है। 2 बूंद जिंदगी के, ठीक है, यानी पोलियो की वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। हाँ बेटा बिल्कुल, अपनी बॉडी में कोरोना की एंटीबॉडी जरूर होंगी। क्यों? क्योंकि या तो किसी को इन्फेक्शन हुआ होगा तो होंगी, अगर किसी ने वैक्सीन लगवाई होगी कोरोना की तो भी होंगी, ठीक है, दोनों केस में एंटीबॉडी बनी होंगी। किसी केस में इन्फेक्शन हुआ था बट हल्का फुल्का हुआ था, ठीक है, बीमार नहीं पड़े, पर इन्फेक्शन हुआ था, बॉडी झेल गई, तब भी एंटीबॉडी होंगे। आज की डेट में तो सभी के अंदर कोरोना की एंटीबॉडी होंगे, पर कोरोना के भी कई स्ट्रेन होते हैं। हाँ, पुराना जो स्ट्रेन फैला था उसके एंटीबॉडी तो सबके अंदर होंगे, ठीक है, सेकेंड वेव वाले भी होंगे, पर कोई नया स्ट्रेन आ जाएगा तो उसकी एंटीबॉडी है नहीं, पता नहीं उसका। आईजीजी सबसे छोटा एंटीबॉडी होता है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। आईजीएम कभी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता, इट इज द लार्जेस्ट एंटीबॉडी। समझ में आया? भाई आईजीजी प्लेसेंटा को क्रॉस करता है बेटा। बीसीजी, बी फॉर होता है बैसिलस, क्योंकि जो बाइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है ना, वो बैसिलस होता है, ठीक है। सी और जी साइंटिस्ट के नाम थे जिन्होंने इस वैक्सीन को बनाया था, कालमिटी और ग्यूरिन, इसको बीसीजी बोलते हैं। पहला टीका बच्चे को ये लगता है बीसीजी का। नो साउंड? यार बैटरी तो फुल है। चलो, चलो, क्रॉस करने का मतलब उस क्रॉस से नहीं, क्रॉस का मतलब है चले जाना, क्रॉस करके मदर से फीटस में चले जाना, उसको क्रॉस कहते हैं। तू क्या समझ रहा है? चलो यहां आ जाओ। प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है? क्यों लगवा रहे हो भाई वैक्सीन का? लगवाने का पर्पस क्या है सर? प्रोफाइलैक्सिस, बचाव, बचाव, क्योंकि आज मेमोरी बन जाएगी तो फ्यूचर में मैं उससे बचाव कर पाऊंगा, ठीक है। इन वैक्सीनेशन प्रिपरेशन ऑफ, हम करते क्या है वैक्सीनेशन के अंदर? हम ऐसे एंटीजेनिक प्रोटीन को बनाते हैं, प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन या इनएक्टिव पैथोजन या कमजोर पैथोजन को हम यूज करते हैं बॉडी के इम्यून सिस्टम को आइडेंटिफाई कराने के लिए। जैसे मानो मुझे अपने गांव के अंदर लोगों को बताना है कि शेर ऐसा होता है, ठीक है, आए तो आपको ऐसे मारना है, तैयारी करनी है, तो पहले इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा ना। तो 2-3 तरीके हैं भाई। पहला तरीका क्या है कि जिंदा शेर ही आ जाए गांव के अंदर, समझ रहे हो ना? हाँ, वो 4-5 को चीर फाड़ करेगा, हाँ, पर गांव वाले जो बचेंगे वो समझ जाएंगे फ्यूचर में आएगा तो उसको मार लेंगे, इसकी कैसे मारा जा सकता है इसको, पर नुकसान हो जाएगा। या एक कमजोर शेर को लेकर के आए, कमजोर का मतलब बहुत कमजोर है, जो किसी को मार ही नहीं सकता, वीक एकदम, ठीक है, तो गांव वाले समझ जाएंगे अच्छा ऐसा भी हो सकता है, तो इतना बड़े आकार का है, इसको मारा कैसे जाएगा। या एक तरीका क्या है, मैं शेर को लेकर के आऊं पर एक ऐसा शेर जिसके अंदर भूसा भरा हुआ है, शेर है पूरा, बॉडी में सब कुछ निकाल दिया, भूसा भर दिया, अब वो मारेगा किसी को नहीं, बस गांव वाले देख लेंगे अच्छा ऐसा होता है शेर, अच्छा ये आंखें होती हैं, पर उनको ये नहीं पता कि कितना भयानक हो सकता है जब एक्टिव फॉर्म में होगा। पर तरीका है, तरीका है, यानी मैं मरे हुए पैथोजन या एंटीजन के थ्रू भी बॉडी को इंट्रोड्यूस करा सकता हूं,
जिंदा पैथोजन के थ्रू भी इंट्रोड्यूस करा सकता हूं, पर उसमें कमजोर वाला यूज करूंगा, क्योंकि आपने नॉर्मल यूज कर लिया तो तबाही मचा देगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है, समझ रहे हो, मेमोरी यानी आपको एंटीजन प्रिपेयर करने। ठीक है, इन वैक्सीनेशन अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक, ठीक है, प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन या इनएक्टिव या वीक पैथोजन, इनको हम वैक्सीन कहते हैं, आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। तो एक बेसिक चीज समझना, जैसे कंसेप्ट समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है वैक्सीन। जैसे मान लो एक ये एक बैक्टीरिया है, इसको बोलते हैं होल ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट बैक्टीरिया यूज करना है, होल ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट बैक्टीरिया। ये किल्ड है, ये इनएक्टिव है या वीक कह सकते हो, वीक है, पर दोनों होल कंप्लीट बैक्टीरिया है, एक मरा हुआ है, एक कमजोर है। इनकी सरफेस पर खास टाइप के एंटीजन मिलते हैं। तो मेरे पास तरीका यही है कि मैं इस इन बैक्टीरिया को शरीर के अंदर पहुंचा दूं तो अपने आप इम्यून सिस्टम बन जाएगा। और किल्ड वाले को भेजूंगा या वीक वाले को भेजूंगा, समझना मेरी बात, किसी को भी भेजोगे आप, चाहे मार के भेजो, चाहे कमजोर जिंदा लाइव वीक को भेजो, तो जब ये बॉडी के अंदर जाएंगे, अंतर इतना होगा, जो कमजोर होगा जिंदा होगा ये फाइट करेगा थोड़ी देर तक, ठीक है, मारा जाएगा पर फाइट करेगा। तो थोड़ा सा लोगों को पता चलेगा, नहीं, इम्यून सिस्टम को मालूम पड़ेगा ये ऐसे काम करता है। ये फाइट ही नहीं करेगा, पर हम पहचान जाएंगे कि ये भी तरीका है। ठीक है, मतलब इस तरीके का आ सकता है। ये अंदर आ गया। अब इससे कौन इंटरेक्ट करने वाला है ये आप जानते हो, बी लिम्फोसाइट, उनकी सरफेस पर लगे हुए एंटीबॉडी। जब बी लिम्फोसाइट से इनका इंटरेक्शन होगा तो आप जानते हो तुरंत क्या बनेंगे, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। मतलब मेन पर्पस क्या है हमारा, हमारा मेन पर्पस है इन मेमोरी सेल को बनाना, जैसे कि फ्यूचर में अगर ऐसा कोई पैथोजन एंटर करे तो मेरे पास पहले से मेमोरी सेल मेंटेन रहे। ठीक है, ये मेरा पर्पस है। ठीक है, क्योंकि मेमोरी सेल ही प्लाज्मा में कन्वर्ट होकर के एंटीबॉडी फॉर्मेशन कर देंगे तुरंत ही और बचा लेंगे हमें। ठीक है, तो एक तरीका क्या था भाई, स्टार्टिंग में साइंटिस्टों को समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा भाई मार करके बॉडी में डाल दो तो इम्यूनाइजेशन हो जाएगा। हाँ, फिर बाद में समझ में आया इससे अच्छा इम्यूनाइजेशन नहीं हो रहा। ठीक है, अगर मैं कमजोर करके बॉडी में डालूंगा तो अच्छा होगा, क्योंकि वो इंटरेक्शन करेगा तो थोड़ा सा मेमोरी सेल ज्यादा बनेंगे। एक तरीका ये था। फिर धीरे धीरे बायोटेक्नोलॉजी आई। ठीक है, और साइंटिस्टों को समझ में आया कि एक्चुअल में पूरे बैक्टीरिया या पूरे पैथोजन की जरूरत ही नहीं होती वैक्सीनेशन के लिए। एक्चुअल में वैक्सीनेशन की जरूरत होती है इन सरफेस एंटीजन की, यही तो इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, आगे जाकर के हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज की। ठीक है, इनको बोलते हैं सब यूनिट वैक्सीन, सब यूनिट, ठीक है, वैक्सीन, जिसमें सरफेस एंटीजन यूज करते हैं हम। यानी यहां पर हम सिर्फ सरफेस एंटीजन ही यूज कर रहे हैं, सरफेस एंटीजन ही यूज कर रहे हैं, किसके लिए, वैक्सीनेशन के लिए। हमने इनको इंट्रोड्यूस करा दिया, सीधे इंजेक्ट कर दिया, तो इनसे भी वही काम हुआ, सेम वही काम का मतलब है, इनका इंटरेक्शन बी लिम्फोसाइट से हुआ, सेम मेमोरी सेल बन गए। तो ये तरीका भी अच्छा था, इससे उस बैक्टीरिया के भयानक परिणाम जो आते हैं ना वो देखने को नहीं मिले, तो ठीक वैक्सीन थी। सब यूनिट का मतलब है हमने पूरे बैक्टीरिया को, होल कंप्लीट बैक्टीरिया को यूज करने की जगह उसकी सब यूनिट को यूज किया।
इसको सेकंड जनरेशन वैक्सीन कहते हैं। फिर लोगों को दिमाग में आया कि इनको भी क्यों आप अंदर डाल रहे हो, इनको बनाने वाले डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दो, तो डीएनए हमारी बॉडी में, ये तो हमारी बॉडी में बन जाएंगे। फिर आए डीएनए वैक्सीन। ठीक है, इसमें क्या होगा, डीएनए ऑफ सब यूनिट। इसको आप जब अंदर डालोगे डीएनए को, सब यूनिट के डीएनए को, तो सब यूनिट का डीएनए क्या काम करेगा, ये सब यूनिट का डीएनए हमारी बॉडी में जाकर के इन सब यूनिट को बनाना चालू कर देगा, इन सब यूनिट को बनाना चालू कर देगा, और अगेन ये बी लिम्फोसाइट से इंटरेक्ट करके अगेन से मेमोरी सेल बना लेंगे। यानी जब हमें पता नहीं था तब तक तो हम क्या करते थे, इन बैक्टीरिया पैथोजन को डायरेक्ट बॉडी में इंट्रोड्यूस करते थे, इनको फर्स्ट जनरेशन या होल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। फिर समझ में आया, पर अंतर इतना था, पहले हम किल्ड बैक्टीरिया यूज करते थे, फिर हम लाइव या वीक एट्यूनेटेड कहते हैं इसको, उनको यूज करना चालू कर दिया। और मॉडर्न फिर साइंटिस्टों को समझ में आया कि भाई पूरे की जरूरत नहीं है, सिर्फ सरफेस एंटीजन को इंट्रोड्यूस करो। कुछ साइंटिस्टों ने सरफेस एंटीजन को आइसोलेट किया, कुछ ने इन सरफेस एंटीजन को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना लिया, ठीक है, उनको इंट्रोड्यूस कर दिया, तभी यही मैकेनिज्म होगा। फिर साइंटिस्ट और एडवांस हो गए, उन्होंने कहा इसको भी जरूरत क्या है, इसको बनाने वाले डीएनए को निकालो, डीएनए ऑफ सब यूनिट, उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दो, बॉडी में जाएगा और सब यूनिट बनाएगा और बनती रहेंगी, और ये मैकेनिज्म होता रहेगा, तो लंबे समय तक चीजें इम्यूनाइज मेंटेन करती रहेंगी। तो इस तरीके से थर्ड जनरेशन वैक्सीन आ गई, जिसको हम डीएनए वैक्सीन बोलते हैं। तो वैक्सीन में 3 पढ़ाने वाला हूं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। ये बेसिक समझ में आया नहीं आया? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। हाँ, ये एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि यहां आप वैक्सीन प्रोड्यूस करा रहे हो, ऑल वैक्सीनेशन एक्टिव प्रोसेस है। नहीं बेटा, डेड पैथोजन को हम इस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं कि उनके सरफेस एंटीजन मेंटेन रहें। उसके लिए मैकेनिज्म होती है, जो वैक्सीन की कंपनियां होती हैं वो पैथोजन को इस तरीके से मारती हैं कि उनके सरफेस एंटीजन ना बिगड़े, तभी अच्छी वैक्सीन बनेगी। जितने भी, जैसे पोलियो की वैक्सीन है, ठीक है, एक पोलियो की वैक्सीन आती है लाइव एट्यूनेटेड, मतलब जिंदा, जो हम ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाते हैं ना, उसमें जिंदा पोलियो, पोलियो का वायरस होता है जिंदा, पर कमजोर होता है। पर जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा या बड़े लोग होते हैं, उनको हम ओरल पोलियो वैक्सीन नहीं देते, उनको हम किल्ड किल्ड पोलियो वैक्सीन बोलते हैं। यस, इंजेक्टेबल होती हैं, इंजेक्शन लगाया जाता है, उसमें पोलियो का जो पैथोजन होता है वो किल्ड फॉर्म में होता है। समझ में आया? पोलियो 2 ही टाइप की आती है, लाइव एट्यूनेटेड ओरल पोलियो वैक्सीन, और इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन किल्ड होती है। समझे? ठीक है। और सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, हमने होल ऑर्गेनिज्म को यूज ही नहीं किया, हमने उनकी सब यूनिट को निकालना चालू कर दिया, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाना चालू कर दिया। और थर्ड जनरेशन के अंदर हमने उन सब यूनिट को भी नहीं निकाला, उनके डीएनए को डायरेक्ट बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, जो हमारी बॉडी में ही जाकर के उन सब यूनिट को प्रोड्यूस करेगा लंबे समय तक, यानी मेमोरी सेल हमारी बॉडी में उसके बनते रहेंगे। तो ये हो गए और एडवांस थर्ड जनरेशन वैक्सीन। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन वैक्सीन में कराने वाला हूं। कोई डाउट? एज बढ़ने के साथ साथ आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है बेटा। छोटे बच्चा जितना होगा उसका इम्यून सिस्टम उतना ही मजबूत होगा, तभी तो सारे वैक्सीनेशन बच्चों को ही दिए जाते हैं। ठीक है, एज बढ़ती जाएगी फिर वैक्सीनेशन कम, मतलब कम होते जाते हैं, और 14-15 साल के बाद बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं फिर। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अब मैं वैक्सीन की बात कर रहा हूं, 3 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब आ जाओ, टाइम बचा लिया है मैंने। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन को बोलते हैं होल ऑर्गेनिज्म, ये किल्ड भी हो सकता है और लाइव एट्यूनेटेड। एट्यूनेटेड का मतलब होता है कमजोर, वीक, ठीक है। तो ये वैक्सीन कौन कौन से देखने को मिलती है? ओरल पोलियो वैक्सीन,
ठीक है। ओरल पोलियो वैक्सीन में तो वही वीक वाला होगा, ठीक है। ये बीसीजी, बीसीजी आप जानते हो ट्यूबरक्लोसिस के लिए होती है, ठीक है, इसे किल्ड होता है। स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स समझ गए होगे, ठीक है। तो छोटी माता जो होती है स्मॉल पॉक्स, समझ गए होगे। एक इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन होती है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन किल्ड होगी, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन आईपीवी, ये किल्ड होती है। तो कुछ एग्जांपल दे दिए, क्वेश्चन आता नहीं है, क्वेश्चन हमेशा हेपेटाइटिस बी पर ही आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में हेपेटाइटिस बी ही दे रखा है, लिख दिया मैंने एनसीईआरटी में सिर्फ हेपेटाइटिस बी दे रखा है, ठीक है। तो बस मैंने बता दिया है। फिर सेकंड जनरेशन में हमने क्या 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 किया, उनकी सब यूनिट निकाली, या तो सब यूनिट को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हमने बना लिया, ठीक है, बना करके हमने बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया। तो हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन आपको लगती है ना आज की डेट में, यस, आज की डेट में जो आपको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगती है, वो एक्चुअल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनी हुई वैक्सीन है। यस, जो 100 रुपए की वायल आती है ना, सबको लग रही है आज की डेट में, वो यही है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनी हुई वैक्सीन है। अब आज बात करते हैं टॉक्सॉइड। जैसे कुछ बैक्टीरिया इतने दुष्ट होते हैं, खुद कुछ नहीं करते, वो टॉक्सिन रिलीज करते हैं दूर से ही। अगर हम उन बैक्टीरिया की वैक्सीन बना भी लेंगे ना, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नुकसान बैक्टीरिया से नहीं है, नुकसान बैक्टीरिया से निकलने वाले टॉक्सिन से है। तो हमने दिमाग लगाया, हमने एक काम करते हैं, इनके टॉक्सिन को ही निकाल लो। अब टॉक्सिन को इनएक्टिव करो, इनएक्टिव टॉक्सिन को बोलते हैं टॉक्सॉइड, इनएक्टिव टॉक्सिन को क्या बोलते हैं, टॉक्सॉइड। अब बॉडी के अंदर हमने टॉक्सॉइड डाल दिए, टॉक्सॉइड डाल दिए, तो जैसे ही बैक्टीरिया टॉक्सिन रिलीज करना चालू करेगा, तो उन टॉक्सॉइड, उन टॉक्सिन के अगेंस्ट एंटीबॉडी हमारे अंदर बन चुके हैं, ठीक है, टॉक्सॉइड की हेल्प से हमने। तो जिन बच्चों को डीपीटी की वैक्सीन लगी है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस, इसमें टॉक्सॉइड होते हैं 3 डिसीज के, डिप्थीरिया के, पर्ट्यूसिस के और टेटनस के, टॉक्सॉइड होते हैं जो हम प्रिपेयर करते हैं। थर्ड जनरेशन वैक्सीन डीएनए वैक्सीन होती है। आज की डेट में हेपेटाइटिस बी की भी थर्ड जनरेशन बन चुकी है, पर एनसीईआरटी में अभी जो बात की गई है वो सेकंड जनरेशन की बात की गई है, थर्ड जनरेशन की बात नहीं की गई। ओरल पोलियो वैक्सीन बेटा लाइव एट्यूनेटेड पोलियो वायरस होता है, ठीक है। बच्चों को तभी तो कहते थे कि चेक करते थे कि मतलब बहुत केयरफुली दी जाती थी ओरल पोलियो वैक्सीन, बहुत केयरफुली। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है किसी को? अरे भाई, यहां तक कोई डाउट? यस या नो? नो। तो एक पार्ट हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब छोटा सा पार्ट और कराऊंगा मैं, एलर्जी। आज का टारगेट फिर पूरा हो जाएगा हमारा। एलर्जी, छोटा सा ही एलर्जी है, कुछ नहीं, ठीक है। देखो एलर्जी आप जानते हो, एलर्जी का मतलब है मेरे इम्यून सिस्टम का हाइपर एग्रेसिव हो जाना। यस, जैसे मान लो मैं टहलने जाता हूं रोज, खूब डस्ट पार्टिकल उड़ रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक दोस्त भी है, वो भी टहलने जाता है, पर जैसे ही वो बाहर पॉल्यूशन में निकलता है तो उसको खांसी आना चालू हो जाती है कंटिन्यू, ठीक है। क्योंकि जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल वगैरह, उसका इम्यून सिस्टम उनको बर्दाश्त नहीं कर पाता, और तुरंत लंग्स में कॉन्ट्रैक्शन चालू कर देता है, जिससे उसको कफिंग, खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। इट इज एलर्जी, एस्थमा, एस्थमेटिक अटैक पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं दही खाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो, पर कई लोगों को उससे भी दिक्कत है। मैं दूध पीता हूं, मैं दूध से कोई दिक्कत नहीं, दूध में लैक्टोज लैक्टोज होती है। कई लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, वो मिल्क डायरेक्टली इनटेक नहीं करते लैक्टोज की वजह से। हाँ, समझ गए ना मेरी बात? यानी मेरी बॉडी कभी कभी नॉर्मल चीजों के अगेंस्ट भी हाइपर एग्रेसिव हो जाती है, ठीक है, उसी को एलर्जी बोलते हैं। समझ में आ गया? और जो अपना रिस्पॉन्स दिखाती है वो किसकी वजह से, आईजीई एंटीबॉडी। कौन से एंटीबॉडी होते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं, एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? आईजीई, ठीक है। और एलर्जी कॉजिंग एजेंट को क्या बोलते हैं, एलर्जिन्स, ठीक है। वही नॉर्मल, आपके लिए नॉर्मल है, पर किसी के लिए वो एलर्जिन्स है, ठीक है, समझे? बैक स्लाइड पे आऊंगा अभी मैं, ये बार कंप्लीट कर दूं। द
exaggerated response of immune system to certain antigen सारे नहीं, to certain antigen present in environment is called allergy. समझ रहे, जो environment में present है इसको हम allergy बोलते हैं. The substance to which such an immune response is produced or called allergens. जो एलर्जी कॉज कर रहा है उसको एलर्जिन्स कहते हैं. ठीक है. द एंटीबॉडी प्रोड्यूस टू दीज आर, कौन से एंटीबॉडी बनते हैं एलर्जिन्स के अगेंस्ट? IgE. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी. एलर्जी इज ड्यू टू, भाई एलर्जी होती क्यों है? इन एलर्जिन्स के अगेंस्ट एलर्जी क्यों होती है? एकदम रेडनेस आ जाती है, लाल हो जाता है वाला पार्ट. ठीक है. वेसल्स डायलेट हो जाते हैं. ठीक है. खुजली होना चालू हो जाती है एलर्जी के, इसमें देखा होगा आपने. क्योंकि जब एलर्जी होती है तो उस समय केमिकल रिलीज करते हैं मास्ट सेल. कौन सा केमिकल रिलीज होता है एलर्जी के टाइम पर? हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन. कौन रिलीज करता है? मास्ट सेल रिलीज करते हैं. समझ रहे हो? हाँ. जिसकी वजह से ये हाइपर सेंसिटिविटी वाला केस होता है. ठीक है. क्यों रिलीज करते हैं? क्योंकि मास्ट सेल की सरफेस पर लगे हुए IgE एंटीबॉडी, समझ रहे हो? हाँ, इन मास्ट सेल को फटने के लिए मजबूर कर देते हैं, तब जाकर के एलर्जी होती है. एलर्जी कॉजिंग एंटीबॉडी, ध्यान रखना है, आपसे पूछेगा IgE. एलर्जी कॉजिंग केमिकल्स, तो आप बोलोगे हिस्टामिन, सेरोटोनिन, मेनली हिस्टामिन. ठीक है. एलर्जी कॉजिंग एजेंट, एलर्जिन्स. समझ में? 3 डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. कॉजिंग एजेंट एलर्जिन्स, एंटीबॉडी IgE, केमिकल्स हिस्टामिन. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी. और एलर्जी केस में हम क्या यूज करते हैं? एंटी हिस्टामिन ड्रग यूज करते हैं, जैसे एड्रेनालिन यूज करते हैं, स्टेरॉइड्स यूज करते हैं. ठीक है. स्टेरॉइड्स में क्या होंगे? कॉर्टिसोल. क्योंकि एलर्जी क्यों हो रही है? आपका इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो गया, सप्रेस करना है. तो एंटी एलर्जिक ड्रग जितने भी होती हैं इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग होती हैं, कॉर्टिसोल. ठीक है. स्टेरॉइड्स में क्या आ जाएगा? कॉर्टिसोल. समझे? तो बस 3 क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, इतना सफिशियंट है. बेटा मिल्क, देखो एक बार ध्यान रखना, पहले तो मिल्क डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी में बहुत वीक होता है. बच्चों के अंदर होता है, हमारे अंदर तो बहुत कम होता है. ठीक है. फिर भी मिल्क अगर प्योर मिल रहा हो, बिल्कुल एकदम प्योर गाय का, तो इनटेक करो, तो मिल्क छोड़ दो. ठीक है. रियलिटी है, घर का मिल्क है, घर में ही गाय का दूध मिल रहा है आपको, तो इनटेक करो, मत करो. ठीक है. बड़ा है, चीजें कॉम्प्लिकेशंस हैं. ठीक है. मोशन जो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है, उसके लिए मैं एक ही बात बोलूंगा. ठीक है. फाइबर बढ़ाओ, फाइबर, बिल्कुल फाइबर बढ़ाओ, बहुत कचरा हो रहा है. ठीक है. नीम स्टार्ट कर दो, फाइबर बढ़ा दो, सस्ती इलाज बता रहा हूं मैं. ठीक है. सुबह उठते ही 4-5 पत्ती नीम की खाना है और फाइबर इंटेक करना चालू कर दो, नहीं तो बहुत दिक्कतें आ जाएंगी आगे फ्यूचर में. ठीक है. चलो, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं? ठीक है. कुछ और स्लाइड लगाई है मैंने क्या? अच्छा, ऑटो इम्यूनिटी एक लाइन का है, एनसीईआरटी के लाइन जोड़ दी है मैंने ऑटो इम्यूनिटी के अंदर. ठीक है. ऑटो इम्यूनिटी का मतलब समझते हो? मतलब अपने हुए पराये, एक इतना ही है बस, एक छोटा सा ही बस समझाता हूं मैं इसमें. अपने हुए पराये, जब अपने अपनों को पराये की तरह बिहेव करते हैं, जैसे नहीं अपना ही अपना है, ठीक है, और पराये की तरह बिहेव कर रहा है, यानी अपने अपनों को मारना चालू कर देते हैं, उसको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं. ठीक है. अपने हुए पराये, जैसे मेरे बॉडी के अंदर बनने वाले एंटीबॉडी, वो बाहर को मारने के लिए बने थे, बाहर वाली चीजों को, पर वो अपने ही एंटीजन को पराया समझ लिया. ठीक है. उनको मारना चालू कर दिया, तो इसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी. या तो तुमने बताया था मैंने, माइस्थीनिया ग्रेविस. माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन थे, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाते हैं, अपने ही जंक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाते हैं. जैसे, ठीक है, आपने सुना होगा सुसाइड ऑफ थायराइड. ठीक है. तो अपनी थायराइड के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बन जाते हैं. ठीक है. यस, हाशीमोटोज डिसीज. ठीक है.
बहुत सारी डिसीज हैं जो ऑटोइम्यून डिसीज हैं आज की डेट में तो बड़ी कॉमन हो गई हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपने ही एंटीजन के अंदर, जैसे मानो आपका ही दोस्त है अपना, रोज आता है, पर एक दिन मुखौटा लगा के आया, मुखौटा लगा के आया, मास्क पहन के आया, तो आप, था तो अपना, पर अचानक से कुछ चेंज देखे आपने, आप डर गए, आपने लठ उठाया, मारना चालू कर दिया। भाई वो पराया नहीं था, अपना था, पर उसमें कुछ चेंज हो गए, चेंज होती है, आपने लठ उठा के मारना चालू कर दिया। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। जब हमारी सेल्स में ही कुछ कभी कभी चेंजेस हो जाते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम उनको पराया समझ लेता है और उसके अगेंस्ट काम करना चालू कर देता है और उसको खत्म कर देता है। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। बहुत सारे ऑर्गन ही गायब कर देते हैं हमारा इम्यून सिस्टम, समझ रहे हो? यहां तक समझ में आया नहीं आया? यहां तक कोई डाउट? मतलब बेसिक कंसेप्ट ये है, ठीक है। अब मैं आगे एनसीईआरटी की लाइनें बता देता हूँ, 4 लाइन की है। मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व इन हायर वर्टिब्रेट। पहला तो ध्यान रखना, ये सिर्फ हायर वर्टिब्रेट में ही मिलती है, हर जगह नहीं मिलती। बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सेल्फ सेल। मतलब ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते तब होती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल immunology lead with this aspect to sometime ड्यू टू जेनेटिक। भाई जेनेटिक भी होती है, कभी कभी जीन में कोई चेंज हो गया तो आपकी एंटीजन में चेंज आ जाएगा, जिसके से, समझ रहे हो ना, सिस्टम, नहीं, जीन में चेंज आया तो प्रोटीन में चेंज आया, प्रोटीन में चेंज आया तो आपका इम्यून सिस्टम उसको पराया समझ लेगा, मारना चालू कर देगा। अदर रीजन भी हैं, पर वो अननोन है, पर ऐसा होता है। The body attacks self cell. This result in damage to body and is called autoimmunity. जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक कॉमन सा एग्जांपल एनसीईआरटी ने दे रखा था। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसे देखा होगा ना, कई लोगों के घुटनों में सॉइलिंग आ जाती है और फिर भी चल रहे हैं, फिर भी चल रहे हैं, फिर भी चल रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, प्रेशर की वजह से वहां कुछ पार्टिकल्स बन जाते हैं, इनको पेनस पार्टिकल बोलते हैं, और फिर बाद में रगड़ खाना चालू कर देते हैं। और इतना परिवर्तन हो जाता है उस एटमोस्फियर में कि आपका इम्यून सिस्टम उसको अपना समझता ही नहीं है, तुरंत एंटीबॉडी बनाना चालू कर देता है और कचड़ा हो जाता है जॉइंट का। इसको बोलते हैं रोमेटॉइड अर्थराइटिस। समझ रहे हो? हाँ, तो बस नाम याद रखो, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, हाशीमोटोज डिसीज, ठीक है, माइस्थीनिया ग्रेविस, बहुत सारे नाम आपने पढ़े रखे होंगे। मतलब अपने ही एंटीबॉडी अपने ही एंटीजन के अगेंस्ट काम करते हैं, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। तो आज का टारगेट मेरा पूरा है। ऑटो इम्यूनिटी तक लिखा था मैंने, ठीक है, ओके। अब बताओ, स्लाइड लगाई है मैंने क्या? अच्छा, एक स्लाइड और लगा दी है मैंने, करा देता हूँ इसको तो मैं, छोड़ू ही क्यों। टाइम है क्या अभी? इम्यून सिस्टम एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ था इसमें। टाइम है। नहीं नहीं, एलर्जी वाले में जितना मैंने करा दिया है ना उतना सफिशियंट है, ठीक है। पहले मैंने क्या किया था, एक बहुत एलर्जी का क्यूबी का कंसेप्ट पढ़ा दिया था बहुत ज्यादा, ठीक है, उतना जरूरत है नहीं, ठीक है, उतना कहाँ जरूरत है। आईजीजी एंटीजन बाइंड करेंगे माँ, इतना नहीं, बस बेसिक 3 क्वेश्चन ही, 3 पूछेगा मुश्किल से, तो क्यों मैं उन बच्चों को परेशान करूं जो मतलब समझ रहे हो, नए बच्चे हैं। 3 ही क्वेश्चन आएंगे, कौन से एंटीबॉडी, कौन से सब्सटेंस को एलर्जिन बोलते हैं, ठीक है, और कौन से केमिकल एलर्जी कॉज करते हैं। इसके अलावा आज तक कोई क्वेश्चन ना आया है ना आएगा, 3 ही क्वेश्चन पूछे आते हैं। चलो, और कुछ कह रहे हो? अच्छा, वैक्सीनेशन स्लाइड, ओके। एक छोटा सा टॉपिक है, नीट में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है इससे, है छोटा सा ही और सिंपल सा है। वैक्सीन वाला लिख लो पहले तो, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन।
छोटा सा टॉपिक उसको करा देता हूँ मैं, ठीक है। 5 मिनट का टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है। अरे रिजल्ट, यस यस यस। तो टॉपिक छोड़ रहा हूँ मैं, टॉपिक तो मैं कल भी करा दूंगा। कल मैंने क्लास लगा रखी है, ये बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? कल मैं अगर तुम्हारी क्लास 4:30 से 1.5 घंटे की ले लूँ, 4:30 से 5:30 6, बस 4:30 से 6 तक ले लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ कितनों को दिक्कत नहीं है? कल ही लूंगा मैं, इसके बाद बस कल ये टॉपिक करा दूं, उसके बाद कभी मैं एक्स्ट्रा क्लास नहीं लूंगा, बस ओनली कल, क्योंकि लगवा दी है मैंने, इसलिए मुझे लग रहा था टॉपिक की छूट ना जाए, इसलिए। नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके ले लीजिए। 1 घंटे के लिए लूंगा, मत मैं खुद ही ध्यान रखूंगा, पर कल लास्ट है, उसके बाद मैं नहीं लूंगा तुमसे कोई एक्स्ट्रा क्लास, नहीं लूंगा कभी, कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं लूंगा, क्योंकि मैं, मेरी स्पीड ठीक है, मतलब मैं एक्स्ट्रा क्लास के फेवर में नहीं हूँ। बस मुझे लग रहा था कि एक्चुअली 2 क्लासें मिल रही हैं इसमें, 2 क्लासों में मुझे लगता है टॉपिक हो नहीं पाएगा, तो मैंने कहा अगर कोई टॉपिक फंसेगा मेरा तो मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लास लेकर उसको बढ़वा लूंगा, तो पहले ही मैंने एक मतलब सेफ मोड में लगवा ली थी, ठीक है। 4:30 से 6 के बीच में है, तुम 1 घंटे भी दे दोगे, 4:30 से 5:30, तब भी बहुत है। अरे यार 4:30 में लगवा चुका हूँ, मैं कोशिश करूंगा अगर 5 बजे कर देते हैं, हो जाए तो, ठीक है। 5 बजे से, 5 बजे से करनी है, 4:30 से कितने लोग, 4:30 से 5 बजे से करनी है, 4:30 जल्दी बताओ। अच्छा दोनों ही बच्चे हैं, देखो मैं एक बार ट्राई करूंगा, अगर 5 बजे से हो जाती है तो मैं 5 बजे से करवा दूंगा, नहीं तो 4:30 का तो टाइम अभी लगा ही हुआ है उसमें, ठीक है। और बहुत ज्यादा नहीं लूंगा उसमें, 1 घंटे की लूंगा, एक टॉपिक कवर करा दूंगा बस, कोई गैप आ जाएगा ना फिर लंबा, फिर मंडे को क्लास मिलेगी मुझे, 2 ही क्लास हो रही है ना इसमें, इसलिए। ओके चलो, टेस्ट बता रहा हूँ, तुम इसको नोट कर लो, मैं टेस्ट में बता दूँ रिजल्ट, कल क्लास ले रहा हूँ फिर मैं ना। अरे कहाँ है रिजल्ट? मिल गया, मैं नाम बोल रहा हूँ, नोट कर लो फटाफट एक बार। मिल गया। 1.2, सबसे 1.2 की बात कर रहा हूँ मैं। 1.2 में नंबर 1 रैंक है आ चुकी, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, ठीक है। इस बार 1 रैंक, देखो मैं वो 1 रैंक ला ही रही है वो, लगभग लगभग, ठीक है। नंबर 1 रैंक है बेटा आ चुकी की, और टोटल मार्क्स हैं उसके, नोट कर लो एक बार आ चुकी, 598, मैं एक बार मैं भी मैच कर लूंगा, यही मार्क्स आए हैं, 598 मार्क्स दिखा रहा है, रैंक है नंबर 1 आ चुकी। मानसी द्विवेदी, ये भी कंटिन्यू मेहनत कर रही है, कंटिन्यू मेहनत कर रही है मानसी द्विवेदी, ठीक है। समझ रहे हो? हाँ टाइम कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस रिजल्ट सुन लो, कंप्लीट हो गया है आज का, कंप्लीट है, ठीक है। नंबर 2 पर है मानसी द्विवेदी, और इसके मार्क्स हैं बेटा लगभग, थोड़ा सा अंतर है, 589, ठीक है। आ चुकी के 598 है, इसके 589 है जो मुझे लिस्ट मिली है। और नंबर 3 पर है
निरंजन मा सिंह, ठीक है, निरंजन मा सिंह, ठीक है। और नंबर 4 पर है अमन, नंबर 5 पर है अरविंद मयूरा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और नंबर 6 पर है उत्तम कुमार, नंबर 7 पर है मोनिशा, नंबर 8 पर है विश्वजीत, और नंबर 9 पर है सौरभ, और नंबर 10 पर है अर्पिता, ठीक है। यस, ये 10 बच्चे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। और जो नंबर 10 पर अर्पिता है उसके भी मार्क्स 510 हैं, ठीक है। अब 2.0 की बात देख लेते हैं, 2.0 में क्या आ रहा है। 2.0, 2.0 में नंबर 1 रैंक दे रहा है बच्चा आदेश। आदेश की नंबर 1 रैंक है और मार्क्स हैं आदेश के 578, यानी आ चुकी के मार्क्स इससे भी ज्यादा हैं। 2.0 में बच्चों के मार्क्स कम है बेटा। यस, लास्ट नंबर जो गए ना 326 गए यार, कम नंबर है यार, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। नल, नल नंबर 2 पर है और इसके मार्क्स हैं 505, यानी उधर तो बहुत ज्यादा 100 नंबर का अंतर आ रहा है लगभग लगभग। नंबर 3 पर है रिधिमा, नंबर 4 पर है आशीष कुमार, 5 पर है आफरीन, 6 पर है, ठीक है, राफिक मलिक, और नंबर 7 पर है सी के अस, नंबर 8 पर फिर नल। ये क्या चक्कर है, दोनों का नंबर अलग अलग है, सेम है, देखता हूँ 45 83 अलग अलग है, ठीक है। और नंबर 9 पर है ब्रजेश्वर, और नंबर 10 पर है मुना, ठीक है, मुन्ना कुमार, ठीक है, मुन्ना कुमार। इसके मार्क्स हैं 2326, पर टॉप रैंक टॉप 10 में है, पर मार्क्स बहुत कम है। ठीक है, तो 1.0 2.0 के मैंने बता दिए। देखो कुछ भी हो, रैंक में 10 में आओ या ना आओ, पर मार्क्स 500 प्लस मेंटेन करने की कोशिश करो, बस मैं इतना कहूंगा अभी। मतलब 500 प्लस मस्त मेंटेन कर लो, ठीक है। जिस हिसाब का टेस्ट पेपर आ रहा है उसके हिसाब से 500 ट्रक प्लस होना चाहिए, है ना। हो सकता है जो मैं बोल रहा हूँ और जो तुमने एक्चुअल में किया है उसमें कुछ वेरिएशन हो, उसके लिए मैं बोल चुका हूँ, ठीक है। तो उसके लिए फिर एक बार अपडेट दे दूंगा मैं, आज मार्क्स तुम्हें बोल रहे थे, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। ओके, नीतू बोल रही है कि सर मेरा फर्स्ट रैंक था, 606 मार्क्स थे। नीतू बेटा ये था, तू 1.0 में थी 2.0 में थी? नीतू पटेल 1.0 2.0? अच्छा 1.0 में, ओके। 606 आ चुकी बेटा, तेरे मार्क्स कितने थे एक बार चेक करूं मैं, उसने भेजे भी थे तो मुझे। आ चुकी के मार्क्स थे 598, सही है। इसका मतलब उस बच्ची के मार्क्स अगर सही हैं तो मैं चेक करवाता हूँ 606। एक मिनट ना बेटा, मैं पिक खींच रहा हूँ उसके, ठीक है। ठीक है, एक बार मैंने पिक ले ली है तुम्हारे मार्क्स की, ठीक है। एक बार मैं फिर से क्रॉस चेक करवाता हूँ क्या है। ओके, तो कल मिलते हैं। कल का टाइम थोड़ा इवनिंग में रहेगा, मैं कोशिश करूंगा 5 बजे हो जाए तो, ठीक है, 5 बजे का रखते हैं। और नहीं हो पाता तो 4:30 का तो ऑलरेडी लगा ही हुआ है, ठीक है। ओके बाय। टेलीग्राम वाला टेस्ट इस बार बेटा मैं वो सैटरडे संडे को ले रहा हूँ, क्योंकि बायोमोलिक्यूल कुछ बच्चों का रह गया था, नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, ये पूरा वीक दे रहा हूँ बायोमोलिक्यूल के लिए, तुम बायोमोलिक्यूल कर लो अच्छे से रिवीजन, जिससे तीनों चैप्टर का एक साथ टेस्ट ले पाऊंगा मैं, ठीक है। तो सैटरडे या संडे को, ठीक है, मैं टेस्ट ले लेता हूँ उसका, और ये 11th का हमारा पार्ट खत्म हो जाएगा, और 12th में बहुत जल्दी, ठीक है, यस, वाईटी पर भी रिवीजन स्टार्ट करा रहा हूँ उसका, प्रॉपर प्रॉपर नोट्स बना करके एकदम कंसाइज फॉर्म में, बस कुछ ही डायग्राम फ्लो डायग्राम के अंदर पूरा 12th करा दूंगा मैं बहुत तरीके से, ठीक है। हाँ, तो वहां क्योंकि यहाँ मेरा एंड होने वाला है, अब 3 चैप्टर बचे हुए हैं, 2 बायोटेक और एक इवोल्यूशन, ठीक है। उसका रिवीजन चालू कर देंगे उधर। ओके बाय। ओके बाय बेटा बाय। और बहुत जल्दी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज के थ्रू भी रिवीजन कराने वाला हूँ, ठीक है।
नहीं बेटा, मैं सबको सपोर्ट करता हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ मैं बता दूं, ठीक है। कुछ बच्चे इंटरेक्ट कर लेते हैं, इंटरेक्ट का मतलब है जैसे डिस्कस कर लेते हैं तो वो नाम याद रह जाते हैं, ठीक है। पर जितने ही बच्चे मार्क्स ला रहे हैं वो सबके सपोर्ट में हूं मैं, ठीक है। ओके, अब मैं कुछ और बच्चों से भी कनेक्ट करूंगा, ठीक है, फोन के थ्रू, जिससे कि तुम्हें ये ना लगे। जो भी टॉप रैंक आ रही है सबसे कनेक्ट करूंगा, ठीक है। मानसी बेटा, हाँ मानसी, पेपर का लेवल तो ठीक था, ठीक है। ठीक है, अब कुछ कहाँ ये ऐप के थ्रू कहीं क्या मिस्टेक हो रही है एक बार मैं बात करता हूँ, बाद बाकी का तो तुम लोग अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखो। कि मैं तुम्हें ना मार्क्स बता दिए, जिस बच्चे को लग रहा है कि मेरे मार्क्स, ठीक है, जो भी बच्चे के नाम बोले उनसे ज्यादा हैं, तो अपना सेटिस्फेक्शन रखो यार, मैं ठीक चल रहा हूँ, इसलिए मैंने मार्क्स बताए आपको, ठीक है। हाँ, जिनको लग रहा है मेरे मार्क्स इससे कम आ रहे हैं, तो यानी मेरी कहीं ना कहीं फॉल्ट है, ठीक है, मुझे और मेहनत करनी है, ठीक है। बाद बाकी का तो ये खैर ठीक है। ओके, तो मिलते हैं बेटा कल शाम को 4:30 या 5 बजे, जो भी टाइम सेट हो जाएगा तो मैं अपडेट हो जाएगा। अभी 4:30 पर लगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। ओके, बाय बेटा।